जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जी अब ये शुरू करने लगे हैं आपका आईजीसीएसई का आईजीसीएसई केमिस्ट्री का पेपर 4 मई जून 2018 1 आवर 15 मिनट्स का। बच्चों जितने भी आप लोग अभी ईयरलीज कर रहे हैं प्रैक्टिस में जिस भी सब्जेक्ट का, आप लोग सबको चाहिए कि प्लीज टाइमर्स लगा के बिल्कुल एक एग्जाम एनवायरनमेंट बनाएं। जैसे सीआईज में आपका होगा, जैसे एकेडमी में मॉक्स के दौरान होता था, उस तरह का एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट बना के टाइमर लगा के आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है पहले। उसके बाद उसको एंड पे जो है आपने मार्किंग स्कीम जो आपको उन पास पेपर के सेट्स में दी हुई एंड पर, उसके साथ आपने पॉइंट बाय पॉइंट मैच करना, खुद को मार्क्स अवार्ड करने हैं। देखिए, आप जब अपने आप को मार्क करना सीख लेंगे, जैसे हम सीखते रहे अभी तक, हमने 5-6 ईयरलीज जब किए उनमें, तो उसमें हमने ये सीखा कि यार मार्क्स स्कीम से आंसरिंग कैसे मैच करते हैं, किस तरह हमें अपने फ्रेजेस उसमें से निकालने हैं। तो एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट मार्किंग अपनी करके एंड पे अपने आप को आप मार्क आउट कीजिएगा। इस पेपर के टोटल मार्क्स जो हैं इसमें आपको इधर गिवन होते हैं, ठीक है जी। तो आपने फिर अपने आप को उसमें से टोटल में से मार्क करना है और परसेंटेज निकाल के अपना ग्रेडिंग करते रहिए। और जो ऑनलाइन जितनी भी ग्रेड थ्रेशोल्ड्स दी हुई हैं अपने अपने उस ईयर की, आप इस इंफॉर्मेशन से निकाल के उसको वहां से चेक भी कर सकते हैं कि आप उस ए ग्रेड ए स्टार लिमिट से ऊपर जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ जरा ये मई जून 2018 का पेपर डिस्कस करूंगा। अब तक हमने 2021, 2020, 2019 के और ये दोनों मोड्स के हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो अब जरा हम आते हैं इसके 2018 के ऊपर। देखिए, इसमें मैं बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करूंगा जैसे क्लास में की जाती है। आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि अब चूंकि काफ़ी हमने रिविजन्स केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट अब थॉरली 5 से 6 दफ़ा सिलेबस ऑलमोस्ट अब रिवाइज हो चुका है थ्रू एवरी ईयरली। तो इसी तरह मैं कंटिन्यू करूंगा इसमें भी। लेकिन प्लीज़ अब जो जो चीज़ें आपको पता है कि यार बार बार आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आप उसमें भूल रहे हैं चीज़ों को, तो वो जो रिविजन शीट्स बनाई थी हमने उससे रेफर करें। एक शीट बनाई है पॉइंट्स दैट आई मोस्टली फॉरगेट की हेडिंग के नाम से, तो उसको फिर आपने फिलअप करते जाना है कि क्या क्या बात आपको भूलती है। तो चलिए जी, अब जरा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ये आईजीसीएसई का 2018 में जून का पेपर है। तो इसमें जरा सबसे पहली चीज जो वो आपको कहता है कि देखिए, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस। अब आपने ना एक तो नेम देना है किस चीज का, प्रोसेस का, दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये बड़ा एक इधर एक मिस्टेक बच्चे अक्सर करते हैं। वो जब कहे ना कि टू ऑब्टेन वाटर, देखिए ऑब्टेन हमने क्या करना है, वाटर को ऑब्टेन करना है फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड। यानी देखिए, मैं अगर आपको एक वैसे साथ ये मार्कर के थ्रू एक क्विक सा ऐसे रिकॉल दूं, तो इफ यू जस्ट वॉच दिस, के देखिए आपके पास एक इधर से एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है जी। एक्वस सोडियम क्लोराइड यानी एक नमक का सोल्यूशन है। आपको इसमें से सोडियम नहीं चाहिए, आपको इसमें से क्या चाहिए, आपने वाटर ऑब्टेन करना। बच्चों ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड में से अगर नमक चाहिए, NaCl का सॉलिड आपको चाहिए, तो फिर तो आप इसमें क्या करते हो, सी इफ यू वांट टू ऑब्टेन NaCl, इफ यू वांट टू ऑब्टेन NaCl फ्रॉम दिस एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा वो जो इवेपोरेट टू ड्राइनेस हम करते थे एक चाइना डिश में। तो इसमें आपको फिर इवेपोरेट टू ड्राइनेस की टेक्निक को फॉलो करके सारा पानी उड़ा दें, तो पीछे जो सॉलिड सॉल्ट बचेगा वो आपके पास NaCl होगा। लेकिन अगर इसी सोल्यूशन में से, देखिए इसी एक्वस NaCl में से वो आपसे कभी पूछे कि हाउ टू ऑब्टेन वाटर, तो देखिए आपने पानी हासिल करना है ना इस सोल्यूशन में से। तो पानी हासिल करने के लिए आपको याद है कि हम इस एक्वस NaCl को डिस्टिलेशन के थ्रू गुजारेंगे, तो डिस्टिलेशन से वो सारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, वो प्रॉपर याद है एक सेटअप हम लगाते थे। तो डिस्टिलेशन में भी वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला सेटअप था, लेकिन सिर्फ उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जरूरत नहीं थी। तो आपको याद है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो सारा पानी निकल के लाइबिक कंडेंसर में से होकर वापस उस कोनिकल फ्लास्क में गिरेगा। तो हमें याद रखना है कि जब हमें वो बोले ना ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो फिर आपको यहाँ पे जवाब में डिस्टिलेशन का वर्ड लिखना चाहिए, फिर इसमें कहीं इवेपोरेट टू ड्राइनेस मत कर दीजिएगा। लेकिन अगर देखिए इसने कहा होता कि नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो फिर हम लिखते इवेपोरेट टू ड्राइनेस। क्लियर हो गया? तो ये फर्क जरा याद रखिएगा कि जब आपको एक्वस सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से
पानी हासिल करना है तो आप फिर वो प्रॉपर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस आपको पढ़ाया गया था, याद होगा कि इधर वो जो हम थर्मोमीटर सा लगाते थे, इधर से इसको बंद करते थे, याद है? यहाँ से एक लाइबिक कंडेंसर से यहाँ पे यूं पानी आता था और इधर से आपके पास पानी का इनलेट होता था और इधर से आपके पास पानी का आउटलेट होता था, याद है? यहाँ से पानी इनलेट होता था, यहाँ से आउटलेट, और इधर हम रखते थे एक कोनिकल फ्लास्क इस तरह से। तो जब इस एक्वस NaCl को आप यहाँ पे रखोगे तो इसमें से जब आपको पानी चाहिए तो पानी 100 डिग्री पे बॉईल करके इधर अपना टेम्परेचर 100 नोट करवा के यहाँ से पानी के वेपर्स इस लाइबिक कंडेंसर में आ जाएंगे। यहाँ से चूंकि आपने पानी से इसको फिल रखा हुआ है तो ठंडा पानी इन वेपर्स को कंडेंस करके यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इधर अलग कर लेगा। तो ये आपके पास वाटर कलेक्ट हो जाएगा एज द डिस्टिलेट। इसलिए याद रखें कि जब वाटर चाहिए फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड तो डिस्टिलेशन का प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट में वो कहता है कि गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लेड फ्रॉम मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। अब देखिए, आपने लेड प्रोड्यूस करना है फ्रॉम मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। देखिए, लेड टू ब्रोमाइड का मोल्टन फॉर्म है, तो आपको मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड से सिर्फ लेड हासिल करना है, तो क्या ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होना चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको मालूम है बच्चों कि हमने एक क्विक सा मैं आपको रिकॉल देता हूँ कि देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में जब आप इसमें से देखिए यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे एनोड है, तो जरा आप गौर कीजिएगा कि हमने ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, सी दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज द कैथोड, ठीक है जी, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा दिस विल बी कॉल्ड एज द एनोड, ठीक। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया हुआ है मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड, यानी PbBr2 का मोल्टन फॉर्म आपने लिया हुआ है। तो इसमें जाहिर है अगर मोल्टन फॉर्म होगी तो बच्चों आपको याद है कि इसमें सिर्फ दो टाइप्स की आयंस होंगी। एक उसमें होगी लेड की लिक्विड आयंस, याद रखिए स्टेट सिंबल लिक्विड होगा, और दूसरे आयंस जो इस इलेक्ट्रोलाइट में होंगे वो ब्रोमाइड आयंस होंगे। अब मोल्टन में ये होता है कि सीधा सीधा कैथोड पे कैटाइन जाता है, एनोड पे एनाइन जाता है, क्योंकि कोई और कैटाइन एनाइन तो है नहीं जिसमें हम देखें कौन मोर रिएक्टिव कौन लेस। तो कैथोड पे जब लेड जाएगा तो जाहिर है आपको पता है रिएक्शन एट द कैथोड में Pb2+ का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, सॉरी लूज किए हुए हैं, वही इसको गेन करा के इधर हम लेड का सॉलिड बना लेंगे और वो सॉलिड लेड कैथोड पे ऐसे लेयर जमाना शुरू कर देगी, तो कैथोड पे हमारा लेड आ जाएगा। और एनोड पे चूंकि एनाइंस जाती हैं तो आप सब जानते हो कि एनोड के रिएक्शन में देखिए Br1 नेगेटिव का मतलब है कि ये इसने एक गेन किया हो, अगर यही इससे हम लूज करवा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास Br। अब चूंकि ब्रोमीन एक डायटोमिक एग्जाम्पल है तो इसको 2 लगा के इसको 2 लगा के इसको 2 लगा देंगे और यहाँ पे ब्रोमीन, तो आपको इधर जो है वो ब्रोमीन लिक्विड एनोड के गिर्द यहाँ पे दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन लिक्विड यहाँ पे ब्रोमीन का आपको यूं दिखाई देगा। तो ये वो मोल्टन का एक केस मैंने कहा चलें साथ आपको रिकॉल भी दे देते हैं। तो मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ एक कैटाइन और एक ही एनाइन होती है, कैथोड पे कैटाइन जाएगा, एनोड पे एनाइन जाएगा, बाकी स्टोरीज आपको सारी मालूमात है। तो अब खुद सोचिए कि इस पार्ट में उसने कहा था कि प्रोड्यूस करना है लेड फ्रॉम मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड, तो आप उसको जाहिर है फिर थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ही फाइंड कर सकते हो। अच्छा जी, अब सी पार्ट में वो कहता है कि नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। देखिए, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपने एक इनसॉल्युबल सॉलिड को, यानी जो डिसॉल्व नहीं करता किसी लिक्विड में, खुद सोचें किसी इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग कैसे किया जाए। याद रखिएगा बच्चों, इसको अलग करने का तरीका है, ये बात आप सबको मालूम है कि इसको हम थ्रू फिल्ट्रेशन, इसको थ्रू फिल्ट्रेशन हम अलग किया करें, ठीक है। तो इफ यू मैच योर आंसर्स विद द मार्क स्कीम्स तो आपको बिल्कुल सही नजर आएगा कि यही जवाब बात है। अब जरा देखिए, इसी में वो कहता है अगेन, सी ही सेज के नेम द प्रोसेस, सॉरी, नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। आपको याद है बच्चों के कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम जो है वो कौन कौन होते हैं? देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम में सबसे टॉप पे रिफाइनरी गैस सबसे पहले डिस्टिल आउट होती है और वो कलेक्ट होती है। उसके बाद जो है आपका पेट्रोल कलेक्ट होता है सेकंड नंबर पे, फिर उसके बाद आप नाफ्था कलेक्ट करते हो, ठीक है जी, फिर होता है केरोसिन कलेक्ट होता है फोर्थ नंबर पे, सॉरी केरोसिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, फिफ्थ में
डीजल, फिर उसके बाद 6 नंबर पे लुब्रिकेटिंग ऑयल, और 7th नंबर पे आपका जो है वो बिट्यूमेन कलेक्ट होता है। अच्छा बच्चों, इनके यूजेस क्विक से मैं आपको जरा गो थ्रू कर दूं। ये इसके बाद मैंने 6th और 7th ये लिखा हुआ है। आपको पता है रिफाइनरी गैस का बेसिकली पर्पस है कुकिंग पर्पस के लिए। पेट्रोल इज यूज्ड फॉर एज अ फ्यूल फॉर लाइट इंजन व्हीकल्स। नाफ्ता जो है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केमिकल्स। केरोसिन जो है इट इज यूज्ड एज एयरक्राफ्ट फ्यूल। डीजल जो है इट इज यूज्ड फॉर हेवी इंजन व्हीकल्स। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो यूज होता है फॉर लुब्रिकेशन ऑफ इंजन्स। और 7th पे जो आपको बिट्यूमेन बताया था उसका पर्पस है या यूज इज टू रोड सर्फिसिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब ये तो बात मैंने वैसे आपको रिकॉल दे दी, तो सेपरेट कैसे करते थे कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम को? याद रखिए बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम को हमेशा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है। तो मैंने इसके लिए आपको एक जुमला भी याद है नोट्स में लिखवाया था कि जो डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है उनको अलग किया जाता है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है जी, तो ये पूरी हमने एक बात की थी। तो यहाँ तो सिर्फ वो प्रोसेसेस के एक नाम पूछ रहा है। अब कहता है जी इस अगले सवाल में, सी इट सेज के गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कलर्ड डाइज। कहते हैं जी कि आपने एक मिक्सचर ऑफ कलर्ड डाइज को सेपरेट करना है। तो देखिए ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हमेशा कलर्ड डाइज के मिक्सचर को सेपरेट और आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द टेक्निक कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, तो क्रोमेटोग्राफी का एक क्विक सा रिकॉल आप देख लीजिए। आपको मालूम है कि इसमें हम हमेशा एक क्रोमेटोग्राम पे जिस सैंपल ऑफ डाई को चेक करना हो, यहाँ हम बेसलाइन डालते हैं पेंसिल के साथ और उस पे एक सैंपल स्पॉट लगाते हैं। तो यहाँ से ये सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप करते हैं। याद रखिए ये जो सैंपल स्पॉट है इंक का, ये इस सॉल्वेंट के लेवल से हमेशा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सी इट शुड बी अबव, वरना तो वो डायरेक्ट मिक्स हो जाएगी इसमें। अब ये सॉल्वेंट क्या करता है, ये सॉल्वेंट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, थ्रू दिस क्रोमेटोग्राम पेपर, और यहाँ से ये इस सैंपल स्पॉट में मौजूद डाइस को अपने अंदर सेपरेट करके ये इनको ऐसे स्पॉट्स की शक्ल में अलग करता है। और फिर इन्हें अलग करने के बाद ये जो सॉल्वेंट है ये भी एक खास लेवल तक ट्रैवल करती है। तो इस लेवल को हम कहा करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट फ्रंट। इसको हम सॉल्वेंट फ्रंट बोलते हैं। आप सबको बच्चों क्रोमेटोग्राफी में आरएफ वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। आरएफ वैल्यू हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डाई। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डाई था ओवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट के लिए हम इस तरह करते थे। और दोनों फासले, सपोज अगर इस डाई का आपने, इस डाई एक्स का आरएफ वैल्यू लेना है, तो आपने सैंपल स्पॉट से जो इसने इधर तक डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको डिवाइड कर देंगे बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट। इससे आपको आरएफ वैल्यू मिलती है। तो ये मैंने कहा चलें एक इसको रिकॉल्स भी साथ साथ जरा करते रहेंगे। तो ये तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे आंसर्स इस तरह से हमारे पास आ गए। तो इफ यू मैच देम विद द मार्क स्कीम, तो देखिए मैं आपको जस्ट फॉर कंफर्मेशन भी ये बताता चलूं कि मार्क स्कीमों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे इसमें सबसे पहला जो पार्ट 1 का ए था, तो सी दिस इज बेसिकली डिस्टिलेशन ओवर हेयर। तो ये डिस्टिलेशन है इधर भी और इधर भी डिस्टिलेशन है। ठीक है, यहाँ भी डिस्टिलेशन है। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस बी पार्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस बी पार्ट है। सी पार्ट फिल्ट्रेशन है, सी फिल्ट्रेशन है। डी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। तो दिस इज हाउ यू शुड चेक एट द एंड ऑफ द पेपर। और खुद को फिर आप लोग यहाँ पे मार्क आउट करते जाएं कि जी इसमें मेरे 5 आउट ऑफ 5 है। तो इस तरह से आप लोगों ने चलना। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, सवाल देखिए, कहता है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एलिमेंट्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, तो हम बात इधर कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 इन द पीरियोडिक टेबल। क्या हुआ है, देखिए बिल्कुल इसी तरह का एक रिपीटेटिव क्वेश्चन समवेयर 2021 2020 में भी था, जिसमें आपने चीजें इस तरह फाइंड करनी। तो अब वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ पीरियड 3 एलिमेंट व्हिच मैचेस द डिस्क्रिप्शन। Each element may be used once, more than once, or not at all. कहता है state which period 3 element forms an oxide with a macromolecular structure. देखिए कहता है अब इनमें से कौन सा, अब आपने स्टेट करना है। देखिए अब उसने बताया नहीं कि नेम लिखना है या फॉर्मूला। तो जो एग्जामिनर का ट्रेंड है, जिस तरह उसने सिंबल्स यूज किए हैं हम भी सिंबल्स यूज करेंगे। तो वो कहता है बताओ कौन सा एलिमेंट, सी विच एलिमेंट forms an oxide
with a macromolecular structure. ये तो आपको पता है कि इसमें एक वाहिद ये सिलिकॉन ही है जो ऑक्साइड बनाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसका मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। याद है आपको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें ईच सिलिकॉन एटम डायरेक्टली सराउंडेड होता है बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, फॉर्मिंग अ जायंट हेड्रल मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, डायमंड की तरह। याद है? तो इसमें वो एलिमेंट उसने पूछा है, वो एलिमेंट कौन सा है जो फॉर्म करता है ऑक्साइड विद द मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इन सारों में से आपने वो एलिमेंट चूज करना है। तो सिलिकॉन है जी वो एलिमेंट जो कि एक ऐसा ऑक्साइड बनाता है व्हिच इज गोइंग टू बी अ मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर। अब जरा देखिए, इसी में अगर हमें वो कहे कि व्हिच एलिमेंट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बॉक्साइट, तो ये आपको मालूम है कि जी बॉक्साइट इज द ओर व्हिच फ्रॉम व्हिच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। तो इनमें से एल्यूमिनियम आपका ये आंसर होगा, एल्यूमिनियम करके। इसी तरह देखिए थर्ड पार्ट में कहता है सी में कि इट इज अ सॉफ्ट मेटालिक, which element, अगेन बार बार ये पढ़ा करो कि which element is soft, metallic and stored in oil। याद है आपको बच्चों, सॉफ्ट मेटल्स तो हमेशा ग्रुप 1 के मेटल्स ही हुआ करते हैं। सॉफ्ट मेटल्स ग्रुप 1 के मेटल्स ही होते हैं। और मैंने ये आपको पिछली ईयरली में बताई भी थी बात कि आप हमेशा ग्रुप 1 के मेटल्स चूंकि इतने रिएक्टिव होते हैं, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, याद है, अमंग ग्रुप ऑल द मेटल्स। तो ये इतने मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं कि इन्हें खुली फिजा में अगर आप रखेंगे तो ये फौरन से पहले हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम का, मिसाल उस मेटल का ऑक्साइड बना देंगे। तो हमें तो प्योर फॉर्म में उस मेटल को रखना है, इसीलिए उन मेटल्स को फौरन हम ऑयल में जाकर डुबो देते हैं, ताकि ऑयल में रहेगा तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा और मेटल का ऑक्साइड नहीं बनेगा, मेटल अपनी ओरिजिनल शक्ल में ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा एलिमेंट है, वो है सोडियम, जो सॉफ्ट भी है और इट इज केप्ट इन ऑयल ऑल्सो। अच्छा, डी पार्ट में वो कहता है कि देखिए which element is a green gas at room temperature and pressure। अच्छा देखिए, ग्रीन गैस हमने इसके क्लोजेस्ट जो है येलोइश ग्रीन गैस ही पढ़ा है। वैसे तो देखिए यही मार्क स्कीम में इसका नाम यूं भी देगा, लेकिन इस ग्रीन गैस के और तो कोई आपको ऐसी गैस नहीं याद आ रही होगी जो ग्रीन गैस बनाती है, ठीक है। ग्रीन गैस के करीब तरीन येलोइश ग्रीन गैस यानी क्लोरीन ही है। तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें देखिए, इसमें ग्रीन गैस ये क्लोरीन ही बनाता है। तो आपने एलिमेंट Cl लिखना है, क्योंकि हमने देखिए इनमें ये गौर करें, हमने स्टेट विच एलिमेंट बोला है, हमने वो एलिमेंट बताना है जो ग्रीन गैस भी है और वो क्लोरीन है इसमें। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट में वो कहता है कि विच एलिमेंट प्रोवाइड्स एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन लैंप्स। आपको बच्चों आर्गन का एक यूज याद है कि हमने आर्गन का यूज लिखा था कि इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आपने देखा है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक तो हमने पढ़ा था ना कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब की ऐसे फिलामेंट होती है। ये जो फिलामेंट है इसकी, ये तो मेटल टंगस्टन से बनी होती है, ट्रांजिशन मेटल है टंगस्टन, ये तो फिलामेंट उससे बना। लेकिन इसके अंदर जो गैस ट्रैप्ड है इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर, ये होती है आपकी आर्गन, ठीक है। तो दिस आर्गन एक्चुअली क्रिएट्स एन इनर्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि देखिए आप गौर कीजिए कि इनर्ट जो है वो सिर्फ ग्रुप 8 के मेंबरान ही होते हैं। तो ग्रुप 8 आर्गन जो है वो आपका इनर्ट है, तो इसका मतलब है कि इसमें हम आर्गन डाल देंगे। तो आर्गन इज द आंसर। अब आगे कहता है स्टेट विच एलिमेंट फॉर्म्स टू डिफरेंट ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखिए एक बार क्विक सा रिकॉल देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए गौर से कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले रिएक्शन में आपको याद है 4 स्टेजेस होती हैं कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए ये हालांकि मैं पिछली ईयरलीज में कर चुका हूँ, वो यूट्यूब पे अपलोडेड भी हैं, बट स्टिल मैं हर पर्चे को पूरी थॉरो डिटेलिंग के साथ कर रहा हूँ ताकि आपको सुन सुन के चलें याद होना शुरू हो जाए कि ये क्या था। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब आप मजीद इसमें और ऑक्सीजन मिलाते हो तो ये इधर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे 2 लगता है, इधर 2 लगता है। इसकी कंडीशंस आपको याद है, कंडीशंस इसकी 450 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर और वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज द कैटलिस्ट होता है। फिर यही सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें याद है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में हम
H2SO4 मिलाते हैं, शावर कराते हैं, तो ये केमिकल बनता है H2S2O7 यानी ओलियम, और फिर यही ओलियम को फाइनल स्टेज में जाके हम इसमें पानी डालते हैं, तो ये H2O के साथ मिक्स होके फॉर्म करता है H2SO4। ठीक है, तो देखिए चलिए, अगर हमारी थोड़ी एफर्ट से आपको बार बार ये रिवाइज हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग, आई कैन डू इट एज मेनी टाइम्स यूल से। लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को फिर देखना भी है कि यार हमें कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो इस हिसाब से ये, तो ये मैं इस तरह के एक रेड मार्कर से आपको जस्ट एक रिकॉल्स पिछले दे रहा हूँ, ताकि जरा आपको याद होना शुरू हो। तो बताइए वो कौन सा एलिमेंट है इन तमाम में which forms two different oxides during the contact process। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान दो डिफरेंट ऑक्साइड्स ये सल्फर बनाते हैं, कि सल्फर का डाइऑक्साइड और सल्फर का ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर इज गोइंग टू फॉर्म टू डिफरेंट ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अच्छा बच्चों, अब कहता है विच एलिमेंट जो है इट इज अ नॉन मेटालिक। देखिए कहता है विच एलिमेंट इज अ नॉन मेटालिक एंड एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए कौन सा कहता है नॉन मेटालिक होना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स होना चाहिए। आप सबको बच्चों याद है फर्टिलाइजर्स में तीन एलिमेंट्स जो हैं एसेंशियल होते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ, उन्हें हम NPK से लिखते हैं। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये हमारे तीन नॉन मेटालिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फर्टिलाइजर्स के। तो ये चीज याद रखिए कि अब इन्हीं में से जाहिर है कोई होगा NP या K में से, तो नॉन मेटालिक कौन है इनमें से? देखिए अब आपके पास इसमें फास्फोरस ही बचता है। देखो आपको ये बात तो पता है ना बच्चों कि ये ग्रुप 1 वाले मेटल्स हैं, ये ग्रुप 2 वाले हैं, ये ग्रुप 3 वाले हैं, ये सिलिकॉन ग्रुप 4 है, ये फास्फोरस ग्रुप 5 है, सल्फर ग्रुप 6 है, क्लोरीन ग्रुप 7 है, और ये जो आर्गॉन है ये ग्रुप 8 है, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें जाहिर है नॉन मेटल्स तो इधर से स्टार्ट हो जाते हैं ग्रुप 4 एंड इस तरफ। तो इनमें NPK में से कौन से वाला है? वही P आता है। तो इसका मतलब है कि फास्फोरस जो है इसका हमारा अगला पार्ट का आंसर होगा कि दिस एलिमेंट इज फास्फोरस। तो इफ यू लुक इनटू द मार्क स्कीम्स तो आपको इधर से जवाब मिलेंगे। तो जस्ट अ क्विक चेक सो दैट यू हैव अ सेटिस्फैक्शन कि हम चेक भी करते जा रहे हैं साथ साथ। तो आपने भी बिल्कुल बच्चों ऐसे ही करना है। बोल दो देखिए मुझे आंसर्स तो पता है, लेकिन आपको ये जेस्चर देने का मकसद बार बार ये है कि मार्किंग स्कीम्स बड़ी ज़बरदस्त आपकी रिफाइनिंग पॉलिशिंग करती हैं। ये लाजमन प्लीज़ यूज़ किया करें। इसीलिए देखिए ये आपको वो ईयरलीज के सेट के साथ भी एंड पे हर पेपर के लगाई जाती हैं, ताकि आप चेक करते रहें। इसमें अब देखिए इसमें सिलिकॉन SI था तो यहाँ पे SI लिखा हुआ, एल्यूमिनियम था तो एल्यूमिनियम। बस आपने इस तरह चेक करते जाना है। सोडियम है तो सोडियम, क्लोरीन है तो ये Cl है, आर्गॉन है तो Ar है, सल्फर है तो सल्फर है, फास्फोरस है तो यहाँ फास्फोरस। तो इस तरह से यू विल बी एबल टू चेक कि ये हमारा सातों के साथ आंसर्स ठीक है। तो फिर जब आप इसको यूं करते जाएंगे तो इस तरह से टोटल यूं मार्क्स लगाते जाए। बिल्कुल आपने इस अंदाज में अपने ईयरलीज को अटेम्प्ट करना है और इनको लाजमन सही तरीके से इनको देखना भी है। तो दिस इज दी जी सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन 2। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बड़ा सिंपल सा एक सवाल है, जिसमें वो कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए उसने एक टेबल सा दिया हुआ है हमें पार्टिकल्स की तादाद निकालने के लिए। तो देखिए बड़े सिंपल सवाल होते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आपको जिस तरह ट्रेनिंग दी गई पूरे सेशन के दौरान, उसके बाद इंशाल्लाह, जैसे मैं आपको डे 1 से कहता था, याद है कि जब आप गियरलीज पे पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार सर क्या कहना चाह रहे थे और क्यों वो सब हम रगड़े से गुजर रहे थे। तो अब देख लो आपके सामने, बहुत आसान है, फुल मार्क्स आप उसमें ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि पार्टिकल आपको दिया हुआ है Na1123। ये आपके पास देखिए, अब ये गौर से देखिएगा, ये क्लोराइड आयंस है। ठीक है, ये क्लोराइड का आयन है, इसमें 1 नेगेटिव डला हुआ है, ये ध्यान से देखना। और इधर हमें सिर्फ उसके प्रोटॉन नंबर्स, मास नंबर्स दिए हुए हैं, एलिमेंट का यहाँ नहीं कुछ बताया हुआ। तो आपसे वो सिंपली बस सवाल में कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो बच्चों आपने इस टेबल को कंप्लीट कैसे करना है। अब देखिए ये मिसाल के तौर पे एक सोडियम है Na1123। आप इसमें ये देखो नंबर है दैट इज 11, प्रोटॉन नंबर 11 है, और 11 है तो फिर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वो इसने 11 दिए होंगे। चूंकि ये एक न्यूट्रल एटम है, सी इट्स नॉट एन आयन, ये एक न्यूट्रल एटम है। इसके ऊपर टॉप पे देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इस जगह पे इफ यू वॉच तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ। तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बिल्कुल बराबर होने चाहिए, क्योंकि एवरी न्यूट्रल एटम हैज इक्वल प्रोटॉन्स एंड इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें।
अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होगा? आपको याद है हमने जब बिल्कुल स्टार्ट में केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो यार ये हमारा सबसे पहला होमवर्क याद है, इसी तरह का एक टेबल फिल करना होता था कि प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए कहाँ से हमने जर्नी कहाँ तक हम लेकर आए। तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो निकालने के लिए आपको याद है व्हाट डू यू डू इन दिस केस? तो न्यूट्रॉन्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 23 में से इस 11 को माइनस करना है, तो ये आपके पास 12 ये आ जाएगा। और इसी तरह देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, अब ये जो बात इसने की है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए निकलते हैं इस मास नंबर और प्रोटॉन नंबर को माइनस करने से। क्योंकि याद है ये 23 इज द टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और ये 11 सिर्फ प्रोटॉन्स ओनली है। तो जब आप इस टोटल में से प्रोटॉन माइनस करोगे तो ही न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो वो तो हमने निकाल दिया ऐसे 12। लेकिन ये जो इसने दिया हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बच्चों याद है न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के कहते हैं। तो वो वाकई इधर उसने 23 इधर 23 लिखा। अच्छा, अब जरा देखिए ये ध्यान करना कि आपको यहाँ पे अब क्लोराइड की आयन दी हुई, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके ये 17 ही होंगे जो इसने यहाँ दिए हुए, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अब जरा तसल्ली से देखिए। देखिए अगर ये क्लोरीन न्यूट्रल होता तो इसमें अगर 17 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते, बट 17 अब नहीं होंगे बिकॉज 1 माइनस का मतलब है ये एक गेन करके बैठा हुआ, तो इसका मतलब है कि इसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए तो आपको सिंपली पता है 37 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 20 आ गया ऐसे करके। और अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अगर हमें चाहिए तो न्यूक्लियॉन्स तो ये टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम यानी 37 यहाँ पे ही होगा। वरना आप इधर से ये प्लस करके भी देख सकते हैं कि देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को प्लस कर लें तो 20 प्लस 17 इज स्टिल 37, या डायरेक्ट इधर न्यूक्लियॉन नंबर ही इसका न्यूक्लियॉन नंबर होगा। अब इसी तरह बच्चों गौर करो कि आपके पास ये 26 है। अब देखिए जरा से गौर तलब बात यह है कि एलिमेंट, हमने याद है एक नोट पढ़ा था कि एलिमेंट पहचाना जाता है अपने प्रोटॉन नंबर से। एलिमेंट की पहचान हमेशा याद रखिए उसके प्रोटॉन नंबर से होती है। याद है पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं? दे ऑल हैव बीन अरेंज्ड बाय व्हिच मेथड? वो सब के सब अरेंज हुए हैं थ्रू प्रोटॉन नंबर की अरेंजमेंट के साथ। तो ये बात जरा जहन में रखिएगा आप लोग कि प्रोटॉन नंबर्स को हम उससे पहचानते हैं इसको। अच्छा जी, अब जरा बच्चों आप लोग देखिए कि देखिए अब इसमें हमें अब ये जो फिलअप करना है सारा, जरा इसको देखिए। देखिए आपने इसमें सबसे पहले ये देखना है कि 26 किसका प्रोटॉन नंबर है। उसके लिए इफ यू जस्ट गो टू द वेरी एंड ऑफ योर पेपर, हर पर्चे के एंड पे आपको ईयरलीज में पीरियोडिक टेबल दिया होगा कि 26 जो है वो किसका प्रोटॉन नंबर है। देखिए 26 का मतलब है कि वो 26 नंबर पे ही होगा। तो आप जरा ये देखिए, अच्छा यार इस पीरियोडिक टेबल के सैंपल्स में गौर करना, प्रोटॉन नंबर ऊपर और मास नंबर्स नीचे लिखे। तो आपने देखना है कि किसका प्रोटॉन नंबर 26 है। देखिए 18 तक तो हम ये पहुंच गए, फिर उसके बाद ये आ गया 19 आ गया, 20 आ गया, ये 23 आ गया, उसके बाद ये 26 जो है, 26 जो बनता है जरा गौर से देखिए ये किसका है जी? 26 वाला बनता है आपका ये आयरन का, ठीक है जी। 26 इज फॉर आयरन बेसिकली। तो बच्चों इसमें ये जो 26 प्रोटॉन नंबर है, अब देखिए आप पीरियोडिक टेबल में अगर जाएं तो आपको सबसे एंड ऑफ द पेपर के ऊपर पीरियोडिक टेबल हमेशा उसकी एक कॉपी दी जाती है। तो 26 आपने देखना है कि किसका यहाँ से प्रोटॉन नंबर आता है। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त आपने ना ये जो पीरियोडिक टेबल का सैंपल आपको दिया हुआ है, इसमें गौर कीजिए छोटा नंबर ऊपर लिखा हुआ है और बड़ा नंबर नीचे। प्रोटॉन नंबर ऊपर है, मास नंबर नीचे है, तो ये एहतियात कीजिएगा कहीं आप गलती से उसको ना देख लें। नॉर्मली आपको याद है ना प्रोटॉन नंबर नीचे लिखा होता है एलिमेंट के और बड़ा नंबर यानी मास नंबर ऊपर होता है, तो ये एहतियात कीजिएगा कि आपको पीरियोडिक टेबल किस टाइप का दिया गया। तो देखें आप अगर चेक करें तो 26 जो प्रोटॉन नंबर है, सीक्वेंस में आप चलते जाओ, देखो ना हर एलिमेंट 25, 26, 27, 28, 29 प्रोटॉन नंबर कंसेक्यूटिव होता है। तो 26 भी कंफर्म हो गया मास नंबर है आयरन का। तो गोइंग बैक टू आवर टेबल ऑफ क्वेश्चन 3 जिसमें वो उसने हमें कहा है कि हमने पहचानना है
कि ये एलिमेंट थर्ड वाला किस चीज का है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि इतना तो हमें समझ आ गई कि ये सिंबल Fe इसका लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि क्या ये न्यूट्रल फ्लोरीन है, सॉरी न्यूट्रल आयरन है, या ये कोई चार्ज पार्टिकल है। ये देखने के लिए आपने ये देखना है कि देखो इस बट इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो यहाँ 24 है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन्स अगर उसमें 26 हैं और इलेक्ट्रॉन्स 24 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बैठा हुआ है। न्यूट्रल आयरन होता तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भी 26 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होते, याद है। लेकिन यहाँ तो 24 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हुए हैं। दिस एटम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हुए हों, तो क्या यहाँ पे Fe न्यूट्रल होगा या Fe2 पॉजिटिव होगा। तो दो लूज करने पे इसके साथ हम 2+ का वो लगा रहे हैं। तो ये एक पूरा कंप्लीट टेबल आप इसको गिवन मार्क स्कीम से मैच भी कर लीजिएगा, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब चलते हैं इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पोटेशियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म पोटेशियम ब्रोमाइड। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। देखिए वैसे आपने अब तक गौर किया है कि वो स्टेट सिंबल्स का इतना कहता नहीं ना, मार्क स्कीम्स में वो गिवन होते हैं, बट आप फिर भी स्टेट सिंबल्स की आदत डालो, बैलेंसिंग की आदत डालो, करेक्ट रिएक्टिंग प्रोडक्ट्स की डालो। तो पोटेशियम कहता है रिएक्ट्स विद ब्रोमीन। तो आप मुझे बताइए, पोटेशियम एक मोनो एटॉमिक सॉलिड है और ब्रोमीन जो है ये एक डाई एटॉमिक लिक्विड है, ग्रुप 7 का, याद है। तो ये बनाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम इसको फिलहाल सॉलिड ही लिखते हैं। अच्छा, अब गौर कीजिएगा बच्चों कि इसकी बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर देयर इज वन पोटेशियम, देयर इज वन पोटेशियम, यहाँ दो ब्रोमीन है क्योंकि डायटोमिक है और ये एक ब्रोमीन है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो 2 लगाओ ताकि ये हो जाए आपके पास 2 ब्रोमीन्स, बट उसकी वजह से अब पोटेशियम्स भी 2 हो गए, तो फिर यहाँ पर हमें पोटेशियम के साथ भी 2 लगा। एक बार फाइनल चेक जरूर कीजिएगा कि 2 पोटेशियम्स हैं, 2 पोटेशियम्स, 2 ब्रोमीन्स, और यहाँ से 2 1s are 2 ब्रोमीन्स। स्टेट सिंबल्स भी आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा कि इतने ही बनते हैं। तो आप लोग जस्ट फॉर रेफरेंस इफ यू लुक हियर इन द मार्क स्कीम्स, तो अब देखिए इसमें आपको सॉलिड दिया हुआ है, ये भी आपको लिक्विड दिया हुआ है और ये सॉलिड दिया हुआ है। तो बैलेंसिंग स्टेट सिंबल्स इसकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड बच्चों वो कहता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड एग्जिस्ट्स एज एन आयनिक लैटिस। देखिए आपको याद है वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की बात हम करते थे, वो जिसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड का वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर मांगे तो इसमें शेडेड आयन, इसमें अनशेडेड, इसमें शेडेड, इसमें अनशेडेड, इसमें अगर शेडेड किया है तो यहाँ पे अनशेडेड, इधर शेडेड हो जाएगा, इधर अनशेडेड। तो ये एक ऑल्टरनेट पैटर्न से हम आयंस को फिल किया करते थे, याद है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें, अब देखिए आयनिक लैटिस का मतलब है कि जिसमें आयंस हो, ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो, और लैटिस का मतलब है कि वो ऑल्टरनेटली ऐसे आयनिक की तरह अरेंज हो। तो कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। हमें पता है कि पोटेशियम ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने कि ये सॉलिड हालत में बिजली कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें कोई फ्रीली मूविंग आयंस नहीं होती, लेकिन वो कंडक्ट करते हैं व्हेन मोल्टन और व्हेन एक्वस। इन दोनों हालतों में ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने देते हैं, बिकॉज उनमें फ्रीली मूविंग आयंस होती हैं। तो ये बच्चों एहतियात करना, कहाँ पे फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन का जिक्र होगा, कहाँ फ्रीली मूविंग आयंस का जिक्र होगा, ये एहतियात होनी चाहिए। अब सवाल था व्हाट इज मेंट बाय द टर्म आयनिक लैटिस। देखो बच्चों आयनिक लैटिस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर इन विच देयर आर ऑपोजिटली चार्ज आयंस। याद रखिएगा कि जिसमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस हो, उनमें ऑपोजिटली चार्ज आयंस होती हैं और वो अरेंज्ड होती हैं किस फॉर्म में, अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट पैटर्न। तो वो जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर आप फिल करते थे, याद है, ये 2 मार्क्स के लिए ये 2 बुलेट पॉइंट्स। तो जस्ट मैचिंग योर आंसर टू द मार्क स्कीम, देखिएगा जरा आप इसमें कि क्या जवाब वो दे। तो देखिए जी उसने हमें कहा हुआ है कि आयनिक का मतलब तो ये होता है जी, आयनिक का मतलब तो वो कह रहा है मेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस।
या एनाइंस या चलिए ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो देखो ये हमारा फ्रेज जो है इसमें इधर मिल रहा है ऑपोजिटली चार्ज आयंस का। और दूसरा मार्क था कि उसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है, मैंने पैटर्न का भी लफ्ज डाला और ऑल्टरनेटिंग पैटर्न बल्कि दोनों डाल दी। ठीक है जी, तो ये इसका पूरा एक डेफिनेशन है कि जी आयनिक लैटिस उस हम स्ट्रक्चर को कहते हैं in which there are oppositely charged ions जो कि arranged हों in an alternate pattern, जैसे हम बनाते थे। पार्ट 2 में कहता है कि explain why potassium bromide does not conduct electricity when solid। अब देखो बच्चों, इसने एक बात नहीं पूछी, ये एक अलग सवाल है कि सॉलिड हालत में क्यों नहीं करते, उसका भी जवाब देना है। बट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन, तो इसका भी देना है। ये एक ही बात में दो उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले बताओ सॉलिड में क्यों नहीं करते, तो हम बोलेंगे बिकॉज इन सॉलिड स्टेट there are no freely moving ions state, the ions are held in fixed position। याद है, in solid state the ions are held in fixed position, जबकि जो molten state है, ठीक है जी, तो in solid state the ions are held in fixed position and cannot move, इसलिए वो बिजली कंडक्ट नहीं करते। but they do conduct electricity, but they conduct in molten state because of the freely moving ions। तो देखिए आपके पास स्पेस अच्छी खासी वहां दी होती है, तो बस आप अपना पहले दिमाग में जवाब, अच्छा बेस्ट तरीका बच्चों थ्योरी के आंसरिंग में ये होता है कि कटिंग ओवर राइटिंग से अवॉइड करें, लेकिन पहले ना आंसर को दिमाग में फ्रेम कर लें, सोच लें, उसके बाद दोबारा जब आप लिखेंगे ना तो उसमें गलती का चांस नहीं होता और कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होती। तो ये इसका जवाब था। तो चलिए, चूंकि थ्योरेटिकल आंसरिंग है तो लेट्स मैच इट विद द मार्क स्कीम आंसरिंग्स। तो अब देखिए उसमें सिंपली उसने तो बहुत ही, देखिए मार्क स्कीमों में टू द पॉइंट बात वो करता है कि आयंस डू नॉट मूव। देखिए इसमें वो कह रहा है आयंस डू नॉट मूव, एक मार्क है, बट व्हेन मोल्टन तो आयंस मूव, यानी आयंस आर मोबाइल। तो वही जो बात हमने की कि फ्रीली मूविंग आयंस, एग्जैक्टली वही बात। अब जरा देखिए इसमें उसने अगले सवाल में कहा है, कहता है कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। माइंडेड बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड है और एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो सबसे पहले तो कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ये डेफिनेशन कहीं पिछली ईयरलीज में भी हमने देखी हुई है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मीनिंग बताया था, याद है जी? इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा सब्सटेंस होता है? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी या व्हिच अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसने सिंपली एक मार्क का हमसे ये दो मार्क का पूछा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट को हम यूं कह सकते हैं कि दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह से ये एक डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए, ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। अब जरा बच्चों देखिए वो कहता है डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। कहता है इंक्लूड करो an ionic half equation for the reaction at the cathode, name of the product at the anode or the name of the potassium compound formed। देखिए बच्चों अब आपको ना इसने एक बड़ी सिंपल बात की है, जवाब 4 मार्क का खुद इसने कहा है कि आपने ये बातें, तो जब वो कहे ना इंक्लूड ये बात, तो आपने सिंपली बस फिर क्या करना, जो कहे वो इंक्लूड करो। देखिए सबसे पहले आयनिक हाफ इक्वेशन एट द कैथोड आप क्या बनाएंगे, मुझे ये बताइए कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड में टाइप्स ऑफ आयंस क्या होंगी। एक इसमें पोटेशियम आयन होगी, भले कॉन्सेंट्रेटेड ही सही होगी तो एक्वस ही। फिर उसमें आपके पास होगा यहाँ से ब्रोमाइड आयन Br1 नेगेटिव की एक्वस आयंस होंगी, ठीक है जी। फिर इसमें होंगी आपके पास H आयंस होंगी जो एक्वस फॉर्म में है, और फिर आपके पास होंगी इसमें एक OH आयंस जो इस तरह से एक्वस फॉर्म में। अब सवाल ये था कि वो कहता है कि आपने इंक्लूड करना है आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड। तो आयनिक हाफ इक्वेशन आपने कैथोड की बनानी है। आयनिक हाफ इक्वेशन हम कैसे बनाएं? देखिए सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है कि आयनिक हाफ इक्वेशन एट द कैथोड के लिए गौर करो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड ही सही,
अब कैथोड की तरफ अट्रैक्ट तो ये दोनों कैटाइंस होंगी, याद है, लेकिन लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन है सीरीज के मुताबिक, तो फिर डिपॉजिट याद है लेस रिएक्टिव कैटाइन होता है कैथोड के ऊपर। तो हमने इसमें कैथोड की वो इक्वेशन लिखनी है, तो हाइड्रोजन जाएगा आपका कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने। तो आपको ये तो अब डायरेक्टली याद भी है कि हाइड्रोजन आयंस का याद है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो लूज किए हैं वो इसको गेन कराएंगे, तो इधर से ये H2 गैस बनेगी। तो देखिए अब हमारे पास ये कैथोड की जो इक्वेशन उसने कहा था कि राइट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द कैथोड, तो ये हमने उसको यूं करके लिख दी। फिर कहता है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एट द एनोड। एनोड की उसने कहा था इक्वेशन नहीं लिखनी, लिख भी दें आप तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो वो कह रहा है बस आप उतनी बात करो कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट एट द एनोड क्या होगा। बच्चों आप लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड का वैसे याद है कि खाली एक्वस होता तो फिर तो लेस रिएक्टिव कैटाइन और लेस रिएक्टिव एनाइन यानी हाइड्रो ऑक्साइड ही एनोड पे जमा होता, याद। लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड हो तो फिर एनाइन रिमेंबर मोर रिएक्टिव वाला जाता है। तो फिर मुझे बताओ कि इस वक्त ब्रोमाइड और हाइड्रो ऑक्साइड में, सी हमने एक नेगेटिव वालों का पढ़ा था फॉर सीरीज, फॉर सम नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस। तो इसका मतलब है कि ब्रोमाइड और हाइड्रो ऑक्साइड में से ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव था और हाइड्रो ऑक्साइड लेस रिएक्टिव था। अगर ये खाली एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस होती तो फिर तो लेस रिएक्टिव एनाइन ही एनोड पे भी जाता है, लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड का है तो इस केस में अब मोर रिएक्टिव वाला जाए। तो आप ये सोचिए कि ब्रोमाइड बीइंग द मोर रिएक्टिव, दिस विल गो ऑन द एनोड। तो उसने सिर्फ कहा नेम ऑफ द प्रोडक्ट एट द एनोड, तो हम लिखेंगे कि जी द प्रोडक्ट एट द एनोड फॉर्म्ड इज द प्रोडक्ट एट द एनोड इज ब्रोमीन। ठीक है जी, तो उधर ब्रोमीन का लिक्विड बनेगा जिसको आप एक्वस ब्रोमीन भी कह सकते हो। तो ये पहले पॉइंट का आंसर था, ये दूसरे पॉइंट का आंसर है। और अब तीसरे में वो कहता है कि द नेम ऑफ द पोटेशियम कंपाउंड फॉर्म्ड। देखिए बच्चों आप ये सोचो कि जब आपको ये बात बताई थी मैंने कि ब्रोमाइड आयंस एनोड पे चले जाएंगे, हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाएगा, तो पीछे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज बचेगी, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी एक अल्कलाइन सोल्यूशन बचेगा। तो इसमें याद है वो लिटमस सोल्यूशन डालने वाली बात करें तो क्या कलर निकलेगा, वो सब बातें पिछले ईयरलीज में भी कराई थी। तो माइंड में रखो, कहीं ना कहीं कोई बात भी पूछ सकता है जो हमने सब की हुई। अब देखिए इसमें वो कहता है कि द नेम ऑफ द पोटेशियम कंपाउंड फॉर्म, नेम ऑफ द पोटेशियम कंपाउंड फॉर्म, तो पीछे ये जो पोटेशियम और हाइड्रो ऑक्साइड रह गया, आपने इसका सिर्फ नाम बताना है कि जी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज लेफ्ट इन द सोल्यूशन। तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज दैट कंपाउंड व्हिच इज फॉर्मिंग, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज लेफ्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था वो इसका पूरा आंसर फ्रेम करना। तो इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखिएगा, इसमें इक्वेशन के उसने जाहिर है आपको 2 मार्क्स दिए होंगे। तो अब जरा देखिएगा इसने सी वही किया हुआ है, 4 मार्क टोटल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये वही 2H पॉजिटिव जो हमने इस तरह से ये किया हुआ है इसी, ये आपके पास इक्वेशन बिल्कुल यही वाली आई, सॉरी देखिए यहाँ पे भी यही वाली इक्वेशन आई है। फिर 1 मार्क फॉर H आयंस, तो ये उसने एक मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दी है, 1 मार्क फॉर इक्वेशन करेक्ट, 1 मार्क फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 1 मार्क ब्रोमीन एट द एनोड। तो ये ब्रोमीन एट द एनोड फॉर्म हो रहा है और 1 मार्क फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है। तो हमने वो दोनों सारी बातें दुरुस्त लिखी हैं। तो बस जो टू द पॉइंट उसने कहा हो वही आप फाइंड करें। जरा देखिए बच्चों इसके जो अगले पार्ट में उसने कहा है, कहता है व्हेन मोल्टन पोटेशियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब कह रहे हैं मोल्टन, देखो लफ्जों को प्लीज गौर से पढ़कर ऐसे हाईलाइट आप लाजमन करें। एग्जाम में ना आप इस तरह क्वेश्चन पेपर पे इस तरह की हाईलाइटिंग्स कर सकते हो, एटलीस्ट चले नीट रखना है तो अंडरलाइन तो करें ना कि मोल्टन पोटेशियम ब्रोमाइड हम अब इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। तो द प्रोडक्ट एट द कैथोड इज डिफरेंट। ठीक है जी, अब देखो पहले कैथोड पे हाइड्रोजन बन रही थी ना, क्योंकि वो था कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड, तो लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन गया था। मोल्टन में तो मैंने क्या कहा था कि बस एक ही जो उसमें कैटाइन है वो कैथोड पे चला जाएगा, एनाइन एनोड पे चली जाएगी। तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट एट द कैथोड इज डिफरेंट। नेम द प्रोडक्ट एट द कैथोड व्हेन मोल्टन पोटेशियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम ब्रोमाइड को अगर हम देखें तो फिर नेम करना है ना उस प्रोडक्ट को। तो जाहिर है पोटेशियम आयंस उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होंगी और ब्रोमाइड आयंस होंगी, तो एनोड पे तो ये चले जाएंगे और कैथोड पे आपका पोटेशियम जाएगा। तो उसने क्या बोला था, नेम द प्रोडक्ट एट द कैथोड
व्हेन मोल्टन वाला, तो बस उसमें आपने सिंपली ये लिखना है कि जी उस प्रोडक्ट का नाम पोटेशियम, ये पोटेशियम का मेटल जो है उस पे जाके जमा होता है। देखिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आईजीसीएसई के थ्योरी क्वेश्चन पेपर में भी, और ये पूरा पेपर कह लें जी कोई अच्छी खासी वेटेज मेन इसी की है, तो इसलिए जरा अच्छी तैयारी करके जाइएगा ताकि आपको क्लियर हो। तो सी पोटेशियम इसका हमारा ये आंसर होगा। तो बच्चों दिस इज हाउ वी अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अब जरा चलिए इसके डी पार्ट की तरफ। देखिए डी पार्ट में वो कहता है कि आयोडीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl एज द ओनली प्रोडक्ट। देखिए खुद बता रहा है सब कुछ। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कहता है आयोडीन रिएक्ट्स। पता है इस सवालों में वो सिर्फ ये चेक कर रहा होता है कि बच्चे को पता है कि आयोडीन अगर ग्रुप 7 का मेंबर है तो ये एक डाई एटॉमिक चीज होगी या क्या होगी, ठीक है। प्लस कहता है कि आयोडीन रिएक्ट करता है विद क्लोरीन टू फॉर्म, तो इसका मतलब है कि इट्स रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म क्या चीज, आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा I&Cl। तो देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl। अब इसकी बैलेंसिंग अगर आपने करनी है तो देखिए ये डायटोमिक है, दो आयोडीन्स हैं, इधर एक ही है, तो यहाँ पर आप सिंपली इसके साथ 2 लगा। स्टेट सिंबल्स देखिए आपने अक्सर देखा होगा, वो जब तक कहे ना कि इंक्लूड स्टेट सिंबल्स तो उसको जरूरत असूलन होती नहीं, बट आप फिर भी लिखा करें ताकि तसल्ली रहे आपको, ठीक है। तो बहरहाल ये इसमें तो ऐसे ही था। अब वो कहता है बच्चों कि ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। कहता है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोवेलेंट, देखिए मॉलिक्यूल का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि यार इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगी। वो ब्रैकेटें बना के चार्जेस नहीं लिखने, बल्कि शेल्स का इस तरह वाला जो ओवरलैप दिखाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इस तरह होती है। तो कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड शो आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक की बना लेते हैं कि डॉट मैं आयोडीन के लिए दिखा दूंगा और क्रॉस मैं क्लोरीन के लिए दिखा दूंगा। आप सब बच्चों जानते हो कि इसमें ICl है ना, आयोडीन मोनोक्लोराइड का फॉर्मूला ICl है। तो आपने सिंपली यहाँ से एक आयोडीन का वो बना देना है, और इसी तरह से अब आपने इसमें एक क्लोरीन का यूं बना देना, ठीक है। जब आपने ये दोनों बना दिए तो इसमें याद है अब कोई न्यूक्लियस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो आयोडीन ये है, क्लोरीन इधर है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि देखें इसमें आयोडीन इधर और Cl हमने यूं बना दी। बच्चों आप सबको पता है कि आयोडीन भी ग्रुप 7 का मेंबर है। सी आयोडीन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ग्रुप 7। अगर ये ग्रुप 7 का मेंबर है और क्लोरीन भी मेंबर ऑफ ग्रुप 7 है, मुझे बताइए ग्रुप 7 के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने वैलेंस शेल में होते हैं, और इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन फर्दर चाहिए होता है। अब चूंकि एक एक चाहिए, तो देखें हम यूं समझ लेते हैं कि इस क्लोरीन को जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ये आयोडीन इसको देगा। तो आयोडीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक जब इसको डोनेट कर देगा, सी हमने सिंबल में डॉट लिखा हुआ है ना, तो इसको ये डॉट कर देते हैं। तो बाहर आयोडीन के पास याद है 7 में से एक उसने डोनेट कर दिया, तो उसके पास बाहर रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसी तरह से गौर कीजिए कि क्लोरीन ने अपने 7 में से एक क्रॉस इसको दे दिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गए फिर कितने टोटल, ये बच गए आपके पास टोटल ऐसे करके 6 बाहर। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास, अब देखिए दोनों गिनती कर ले कि आयोडीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब जब यहां तक आपने इस पूरी स्ट्रक्चरिंग को देखा है, तो ई पार्ट में वो कहता है जी पोटेशियम ब्रोमाइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 734 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। और आयोडीन मोनोक्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे एक बात बताइए कि पोटेशियम ब्रोमाइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 734 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे ये बताओ कि जी पोटेशियम ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट 734 डिग्री सेल्सियस, चूंकि आयनिक है तो जाहिर है एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और आयोडीन मोनोक्लोराइड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 27। देखिए एक अच्छा खासा फर्क है। तो ये आयनिक कंपाउंड है पोटेशियम ब्रोमाइड, और आयोडीन मोनोक्लोराइड एक वो है। तो इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दीज मेल्टिंग पॉइंट्स। यार देखिए ये सवाल तो आपके कान खा चुका है। मैंने चैप्टर 3 बॉन्डिंग से शुरू करते करते हर टेस्ट में, हर मॉक में, आपको हर ईयरली में अब तक आप देख रहे हो ये सवाल एक फिक्स रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें अब हमने जो है ना इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन करना है कि व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दीज मेल्टिंग पॉइंट्स।
तो आप सबसे पहले तो देखिए ये बोलोगे कि जी सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए इसका जवाब आप यूं लिखो कि जी सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड जो है, सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी, सिंस इज एन आयनिक कंपाउंड एंड, अब चूंकि हमने कंपेयर करना है ना, तो आपने इसमें जरा कंपैरेटिव वर्ड्स में लिखना है, एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है इज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी, सॉरी इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड ICl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो मुझे एक बात बताइए कि अब हमने उनको ये बता दिया तो हम लिखेंगे, तो सिंस पोटेशियम ब्रोमाइड इज एन आयनिक कंपाउंड एंड iodine monochloride is a covalent compound, so the electrostatic forces of attraction, लफ्जों के देखें मार्क्स हैं कि so the electrostatic forces of attraction जो होंगे in potassium bromide, electrostatic force of attraction in potassium bromide are much stronger, ठीक है जी, are much stronger than which forces, than the intermolecular forces, ठीक है, than the intermolecular forces of attraction, ठीक है, intermolecular forces of attraction in iodine monochloride। तो so higher energy is needed to break the forces, in potassium bromide than iodine monochloride। ये इसका एक पूरा जवाब है बच्चों। इसकी देखिए ईयरली की जब आप वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो मेरे जवाब को लिखने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद भी जरा उसका जवाब ओरली पढ़ के देखें, दिमाग में जरा उसको रीड करें या लाउड रीड करके, फिर उसको आप आगे कंटिन्यू करके चेक करें कि आप भी यही लिखते कि नहीं। तो अगर हम इसके जवाब को देखिए, इफ वी मैच इट विद द मार्क स्कीम्स, तो इसको जरा हम यूं देखते हैं कि देखिए अब इधर वो क्या कहता है कि सी इसने कहा हुआ है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए यहाँ जैसे वो कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड आयनिक बॉन्ड्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस, आयोडीन मोनोक्लोराइड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र करना, ठीक है जी, और फिर आपने बताना है कि बॉन्ड्स इन केबीआर आर स्ट्रॉन्गर, तो भी हमने बात बताई। तो सारी वही चीज जो आपको बार बार वो सवाल पूछता जा रहा है, ठीक है जी। तो आंसर अब आप मैच उससे कर सकते हैं। एफ पार्ट में देखिए कहता है व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड अ रीडॉक्स रिएक्शन अकर्स। याद है बच्चों, रीडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। अच्छा, इसका मैंने आपको एक और भी तरीका बताया था कि इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बता सकते हो कि उसके साथ क्या प्रोसेस हो रहा है, और फिर चार्जेस के थ्रू भी आप बता सकते हैं। लेकिन आपने रिसेंट ईयर में नोटिस किया मार्क स्कीम्स के अंदर वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जवाब देते, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की लॉस और गेन की टर्म्स में आंसर बेशक IGCSE में कर लें, वो ज्यादा बेहतर। तो देखिए अब उसने कहा कि write an ionic half equation showing what happens to the chlorine molecules Cl2 in this reaction। जरा बच्चों गौर कीजिए कि देखें इसमें आपको याद है रिडॉक्स में बताना हो तो आप इसमें देखो इसका चार्ज फिलहाल 0 है, ब्रोमाइड का 1 नेगेटिव है, क्लोराइड 1 नेगेटिव हो गया और अब इधर ब्रोमीन 0। वो कह रहे हैं कि आपने राइट एन आयनिक हाफ इक्वेशन, she says write an ionic half equation showing what happens to the chlorine molecules in this reaction। जरा बच्चों मुझे ये बताओ कि क्लोरीन क्लोराइड आयन बन गया, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन बन गया, तो बताओ फिर इस स्टोरी को कैसे लिखें। कि देखिए क्लोरीन जो है क्लोराइड आयन कैसे बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। तो आपको ये देखना है कि देखिए क्लोरीन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तो ही ये 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस बने। तो आपने सिंपली ये देखना है कि क्लोरीन यहाँ से क्लोराइड आयन बनता जा रहा है, तो क्लोरीन न्यूट्रल एटम जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जब आयन बनेगा 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही नेगेटिव आयन बनती है। तो ये आपने इसको इधर से यूं करके दिखाना था। तो अगर आप इसको मैच करें तो देखिए इसका जो जवाब है, इफ यू क्लोजली लुक इनटू इट, तो देखिए ये आपके पास ऐसे आ रहा है कि Cl2 दिया हुआ है और +2 इलेक्ट्रॉन्स, एरो ये आपके पास 2Cl नेगेटिव, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने बताना था कि इसके साथ क्या होगा। खैर आगे कहता है एक्सप्लेन व्हाई द ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन।
देखो वो कह रहा है बताइए ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कर रहे हैं। बड़ी सीधी बात है। देखिए आपको ये मुझे बताना है कि सबसे पहले गौर कीजिए कि ब्रोमाइड आयंस जो है, ब्रोमाइड आयंस इधर नेगेटिव थे और इधर जीरो हो गए। देखिए ब्रोमाइड आयंस न्यूट्रल हो गए तो इसका मतलब है कि जब इधर ये ब्रोमाइड आयंस थे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बैठे हुए थे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बैठे हुए थे तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ही वापस वो ब्रोमीन बने होंगे। तो इसका मतलब है कि ब्रोमाइड जो है अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि दे आर अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो आपको याद है कि प्रोसेस जो होता है, मैंने एक टेक्निक बताई थी कि एजेंसी उसके उलट होती है कि वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन, बट उसके साथ ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन एक्ट वो रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। तो उसने बोला एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। देखिए अब आपको जवाब तो पता है कि क्या करना है, बट कई दफा आपको आंसर्स लिखने नहीं आ रहे होते, तो इसके लिए जरा मार्क स्कीम्स का सहारा इसलिए लेने चाहिए आपको ताकि क्लैरिटी से पता हो कि बात क्या लिखनी। तो देखिए हमने क्या बोला था, ब्रोमाइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स, याद है ब्रोमाइड लूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो दे आर ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, लूज करके वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इसीलिए दे आर एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट होने का मतलब भी आपने उसी सेंस में बताना है। तो आपने बोलना है जी कि सिंस ब्रोमाइड आयंस, सिंस बी आर आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये चूंकि लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो अंडरगो ऑक्सीडेशन, हेंस रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जवाब भी ऐसे ही लिखना होता है जी कि ये हेंस इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट ये आ रहा है। आप फुल वर्ड लिखना रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इसका जवाब होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा सवाल था, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट चेक हुए हैं, 23 मार्क्स इसके टोटल थे। तो बच्चों मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिफ्थ सवाल में वो कहता है कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टुगेदर इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब दिमाग में वही रिवर्सिबल की बातें ले आओ। हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड। तो देखिए ये आपके पास उसने पूरा एक ऐसा सेटअप दिया हुआ है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, आयोडीन एक पर्पल गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एक कलरलेस गैस है। तो अब वो कहता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखिए पिछले ईयरली में हमने कट कॉपी इस तरह की बातें 2-3 दफा कर ली हैं। तो आपने ये देखना है बच्चों कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है, आपको याद है फॉरवर्ड में एक्सो होगा तो बैकवर्ड में ये फिर एंडोथर्मिक होगा। यानी एक्सो फेवर होते हैं बाय लो टेम्परेचर, याद है एक्सोथर्मिक आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। तो ये बात जरा वैसे हम लिख लिया करते हैं कि ताकि ये बातें याद रहें। देखिए आगे कहता है कि अ गैस रेंज कंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन iodine and hydrogen iodide gases was sealed and heated to 250 degrees Celsius. The equilibrium mixture was a pale purple color. देखिए कहता है कि a gas range containing an equilibrium mixture of hydrogen, iodine and hydrogen iodide gases was sealed and heated to 250 degrees Celsius. तो कहता है the equilibrium mixture was a pale purple color. देखिए ये यहाँ पे एंड ब्लॉक्ड है और इधर इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। अब सवाल है, कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इक्विलिब्रियम। कहता है जी इक्विलिब्रियम का आप डेफिनेशन बताएं। देखिए आपको फील नहीं हो रहा, ये कट कॉपी चीजें हो चुकी हैं, तो अब आपको देखना बड़ा रेपिटेशन महसूस होना शुरू होगी। तो इक्विलिब्रियम का हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए और उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है। याद है ये दूसरा पॉइंट आप शायद भूल गए हो, तो इस तरह से आपने जरा इसको मैच करके देखना है। किसी हमने क्या बोला था कि ये वो स्टेज होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन यानी बैकवर्ड, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। ठीक है जी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट, ये हमने इसमें डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction। ठीक है जी, rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction।
तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, एंड द concentration of reactants and products and the concentration of reactants and products concentration of reactants and products are equal. तो concentration of reactants and products जो हैं वो equal होते हैं या constant होते हैं। तो चलें की बात है, बट मैं इसको कांस्टेंट का वर्ड लिख रहा हूं। तो ये हमने एक पहले भी कट कॉपी इसी तरह डेफिनेशन एक देखी। अब बच्चों वो कहता है कि देखिए, अब वो कहता है कि द प्लंजर ऑफ द गैस सिरिंज वाज प्रेस्ड इन व्हाइल द एंड ऑफ द गैस सिरिंज वाज ब्लॉक्ड। ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि ये जो प्लंजर है इसको हमने आगे प्रेस किया तो आगे से ये पार्टिकल्स आगे प्रेस होंगे, बट ये एंड जो है उसको ब्लॉक किया। ठीक है। तो अब वो कहता है कि दिस इंक्रीज्ड द प्रेशर। आपको याद है प्रेशर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन हमेशा ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाती। तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स से लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, और कम करते हो तो वो लेस टू मोर जाता है, उलट हो जाता है। तो कहता है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज, द कलर ऑफ द गैसियस मिक्सचर टर्न्ड डार्कर पर्पल। अच्छा, कहता है पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम नहीं बदला तो द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर टर्न्ड डार्कर पर्पल। गिव अ रीजन व्हाई द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। देखो बच्चों, आप लोग जरा गौर से देखिए कि मैंने आपको क्या कहा था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ गैसेस हैं, देखो गैसेस हों तो फिर तो आप प्रेशर का फैक्टर अफेक्ट करना चाहिए, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में आप गौर से देखिए कि इफ यू लुक इनटू दिस डीपली तो आपको दिखेगा ये हाइड्रोजन भी एक मोल है, हाइड्रोजन भी, आयोडीन भी एक मोल है। तो ये कुल मिला के रिएक्टेंट साइड पे भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम है, तो फिर प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो प्रेशर विल नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। तो जरा इसका आंसर देखिएगा आप लोग सारे कि ये क्या रीजन उसने दिया है। तो कहता है कि देखिए सेम नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो इस वजह से कोई इफेक्ट उस पर चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिए उसने और इसमें आ गया, बोला सेम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन बोथ साइड्स। खैर मोल्स की बात में आप टर्म्स में रखें तो इसको ज्यादा बेहतर बात होगी। ठीक है जी। तो इस वजह से ये चेंज नहीं हुआ। तो हम जवाब लिखेंगे कि जी गिव अ रीजन व्हाई द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। तो हम लिखेंगे बिकॉज देयर आर सेम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, देयर आर सेम नंबर ऑफ मोल्स, देयर आर सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स, same number of moles on both sides of the reaction। ठीक है जी। तो इसलिए सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, इस वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा। अब वो कहता है बी पार्ट में कि सजेस्ट व्हाई द गैसियस मिक्सचर टर्न्ड डार्कर पर्पल इवन दो द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। देखिए डार्कर पर्पल कैसे हो गया कि जब आपने प्रेशर यहां से बढ़ाया तो देखिए ये कलरलेस गैस थी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड भी कलरलेस गैस है, सिर्फ आयोडीन का पर्पल गैस। लेकिन देखिए जब आप इस प्लंजर को दबाओगे प्रेशर बढ़ेगा, ये प्लंजर मूव करके सपोज आगे आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये प्लंजर मूव करके आगे आ चुका है तो अब स्पेस अवेलेबल पहले की निस्बत पार्टिकल्स के लिए कम नहीं होगी। तो जब ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो खुद सोचो यार, जब ये कलर करीब करीब आएगा तो थोड़ा डार्कर पर्पल अपेयर नहीं करेगा। तो जहां से प्लंजर को प्रेस करने से एक्चुअली ये प्लंजर जब आगे आ गया तो गैस पार्टिकल्स के लिए जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो कम होगी, पार्टिकल्स केम क्लोजर टुगेदर। तो जब एक कलर्ड चीज क्लोजर टुगेदर उसके पार्टिकल्स आएंगे तो उसका कलर थोड़ा डार्कर महसूस होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि सजेस्ट व्हाई द गैसियस मिक्सचर टर्न डार्कर पर्पल इवन दो द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। तो इसमें हम लिखेंगे कि बिकॉज पार्टिकल्स केम क्लोजर टुगेदर। ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स केम क्लोजर टुगेदर। तो जब वो क्लोजर टुगेदर आएंगे तो जाहिर बात है कि फिर कलर जो है उसका जो है वो चेंज डार्क हो जाएगा। अब देखिए वो कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस रेंज वाज इंक्रीज्ड टू 300 डिग्री सेल्सियस। देखें, द टेम्परेचर ऑफ द गैस रेंज वाज इंक्रीज्ड टू 300 डिग्री सेल्सियस
What happened to the position of the equilibrium when the temperature of the gas range was increased to 250 to 300? What happened to the position of the equilibrium when the temperature of the gas range was increased from 250 to 300? देखिए 250 से 300 डिग्रीज टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो मुझे एक बात बताइए कि एक्सो वाली ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो उसने बताया था, तो हमने फिर अज्यूम किया कि बैकवर्ड में एंडो होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से तो बच्चों एंडोथर्मिक वाली साइड तेज होती है ना, तो जब एंडोथर्मिक वाली साइड तेज होगी तो वो तो इस वक्त रिवर्स रिएक्शन है। तो हम बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इक्विलिब्रियम, उसने पूछा ना कहाँ शिफ्ट होगा, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाए। तो उसने बोला व्हाट हैपेंड टू द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो बस सिर्फ पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम में आपने बताना है कि इट शिफ्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट शिफ्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करके आप इसका यूं जवाब लिखें। बस उसने सिर्फ पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम पूछा है, तो जरा हम इसका आंसर देखिए एज यूजुअल मैच करते जाएंगे साथ साथ ताकि हमें पता हो। तो देखिए इसने उधर कहा हुआ है कि ये टू लेफ्ट, ठीक है जी, टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स या इन रिवर्स डायरेक्शन। तो टू लेफ्ट एक वाहिद है, ये स्लैश का मतलब हमेशा याद रखिए होता है कि ये जवाब लिखा हो या ये लिखा हो या ये लिखा हो, ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं। तो हमने सही लिखा था कि शिफ्ट टू लेफ्ट। अच्छा आगे अब कहता है, देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी बच्चों आप नोटिस करो हर पेपर में ऑलमोस्ट आता जा रहा है, तो इसलिए चीजों को जरा ध्यान से देखिए। अब वो कहता है कि व्हाट हैपेंड टू द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस रेंज वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 250 टू 300। अच्छा वैसे एक बात बच्चों याद रखिएगा, ये हमने पिछले भी एक वो जीसी के पर्चे में डिस्कस की थी बात, कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पूछे तो वो आपने एक्सो एंडो को देखना, लेकिन ओवरऑल रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता ही है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों इंक्रीज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का पूछे कि पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कहाँ होगी, तो फिर वो देखना है कि फॉरवर्ड में होगा या बैकवर्ड में। बट ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने के से क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इधर लिखा हुआ है कि दोनों बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने पिछले भी ईयरली में आपसे डिस्कस भी की थी इसकी लॉजिक, कि रेट यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, दोनों दोनों डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से। तो उसने पूछा ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो आप लिखेंगे ये भी इंक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये भी आपका बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बढ़ रहे हैं, बट इक्विलिब्रियम की पोजीशन टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड बढ़ रही थी, इसमें टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड बढ़ेगी, तो ये आपने जरा चीज देख के करनी। क्वेश्चन नंबर 6 पे तो बच्चों देखिए वो कहता है कि ऑल ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए चूंकि सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का मेंबर है, तो बात ठीक कर रहा है कि ये सब सॉल्ट्स इसकी सॉल्युबल होते हैं। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आपको ये भी रूल याद है कि तमाम सॉल्ट्स जिनमें नाइट्रेट आयन होता है वो भी सॉल्युबल। बेरियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको कार्बोनेट्स का रूल नंबर 8 याद है बच्चों के ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल सिवाय ग्रुप 1 कार्बोनेट्स के और अमोनियम कार्बोनेट, ये सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम कार्बोनेट भी पानी में सॉल्युबल होता है, ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल होंगे, लेकिन जाहिर है बेरियम कार्बोनेट उस कैटेगरी में नहीं आता, तो वो इनसॉल्युबल। अब वो कहता है जी डिस्क्राइब हाउ यू वुड मेक अ प्योर ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम कार्बोनेट बाय प्रेसिपिटेशन। देखिए उसने क्लू भी दे दिया है कि प्रेसिपिटेशन वाला तरीका करना। तो कहता है इंक्लूड द नेम्स ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स, फुल प्रैक्टिकल डिटेल्स एंड अ केमिकल इक्वेशन। तो ये तीन बातें आपने इस केस में यूं समझानी है। तो बच्चों आपको मैंने देखिए सारी इसके रिलेटेड जो बेसिक डिटेलिंग है ये बताई भी है, बट उसको जरा आपने सोच समझ के करना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसमें जो क्लू देगा हुआ है ना वो आप ये देखिए, कहता है ऑल द सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और ऑल द नाइट्रेट्स कहता है इनसॉल्युबल है। हमने बेरियम कार्बोनेट बनाना, देखिए बेरियम कार्बोनेट बनाना है तो आप बेरियम का नाइट्रेट ले लें, ठीक है, बेरियम का नाइट्रेट ले लें, और कार्बोनेट बनाना है तो आप सोडियम का कार्बोनेट ले लें। अगर देखिए बेरियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएं तो आप इसमें ये चीज कर सकते हो ना, द नेम ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल्स में आप ले सकते हो कि जी आप सोल्यूशन ले लो एक्वस बेरियम नाइट्रेट का, ठीक है, एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड सोडियम
कार्बोनेट, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशंस ले लें। तो एक्वस बेरियम नाइट्रेट एंड एक्वस सोडियम कार्बोनेट आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है जी। तो इन दोनों को हमने बेसिकली मिक्स किया, इनके एक्वस सॉल्यूशंस को, ठीक है जी। तो क्या फॉर्म होगा, जरा आप उसकी इक्वेशन देखें जो उसने ऐड कराने को कही थी, वो भी इसी बहाने हो जाएगी। तो बेरियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में अगर आप लें, इसको डालें इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में, ये भी एक्वस होगा, तो ये बनाएगा आपको बेरियम कार्बोनेट BaCO3 प्लस। अब देखिए ये जो बन रहा है, यहाँ से बेरियम जाके इसके कार्बोनेट से जुड़ गया और सोडियम इसके नाइट्रेट से, तो प्लस NaNO3, ये आपके पास वो सॉलिड सॉल्ट बन जाएगी और ये एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है जी। अब NO3 होल ट्वाइस है, तो आप इधर से ये 2 लगा दो, ठीक है जी। तो अभी आई गेस बैलेंस होगा। अब आपने एक काम ये करना है, सुनिए, देखिए अब आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर में ये दो चीजें पड़ी हैं, कुछ याद आया उसने? देखिए सब कुछ क्लूज इसमें दिए हुए हैं, प्रेसिपिटेशन के तरीके से सॉल्ट्स कैसे बनाते थे, कि अब इस रिजल्टिंग मिक्सचर में से सॉलिड को अलग करना है फ्रॉम दिस एक्वस। देखिए ये जो बेरियम कार्बोनेट बना, यही हमने बनाना था ना, ड्राई सैंपल ऑफ बेरियम कार्बोनेट बनाना था। तो बेरियम कार्बोनेट जो बनाया, इसके साथ तो ये सोडियम नाइट्रेट का एक्वस ट्रेसेस भी होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू हैव टू फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है, आप इसको जब फिल्टर करोगे, फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो इसमें आप बता दो कि जी कौन कहाँ कलेक्ट होगा। तो हम इसमें बोलेंगे कि जी ये जो आपके पास बेरियम कार्बोनेट विल बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट विल बी कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू। और अब उसके साथ आपको याद है बच्चों के, ये चूंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट भी है, एक तो ये इनसॉल्युबल है, पानी में डिजोल्व नहीं करेगी, और उसके साथ जब फिल्टर करोगे तो थोड़ा सा ये नमी या गीलापन इस सोडियम नाइट्रेट का भी तो होगा। तो उसको वॉश अवे करने के लिए याद है, वॉश विद वाटर करेंगे उस रेजिड्यू को, वॉश विद वाटर एंड सिंपली फिर आप उसको क्या कर दोगे, ड्राई। तो फिल्टर, वॉश एंड ड्राई, इस तरह से आपने ये सॉल्व इस पूरे चीज को करना था। इफ यू मैच इट विद द मार्क स्कीम्स, तो देखिए स्टार्टिंग मटेरियल्स का इसने 1 मार्क दिया हुआ है, 1 मार्क इज फॉर स्टार्टिंग मटेरियल्स, दूसरा इसकी रिएक्शन इक्वेशन का दूसरा मार्क है, और तीसरा मार्क है फिल्टर द रिजल्टिंग सोल्यूशन का, चौथा है वॉश विद वाटर का, और पांचवा है ड्राई का। तो 5 मार्क्स आपको इस तरह से ये डिवाइड करके दे रहा है। अब जरा देखिए बच्चों, अगले पार्ट में कहता है नाइट्रेट्स डीकम्पोज व्हेन हीटेड, नाइट्रेट्स डीकम्पोज व्हेन हीटेड। कहता है राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट व्हेन इट इज हीटेड। बच्चों ये सोडियम नाइट्रेट के बारे में ना आपसे ये एक सवाल पूछता रहता है काफी, तो आपने इसका अपडेट जो है, एक इक्वेशन इसकी याद कर लें, बिकॉज दिस विल कीप ऑन कमिंग टू यू। तो आपने इसकी जो इक्वेशन याद करनी है वो ये, बच्चों आप लोगों ने नाइट्रेट्स को डीकम्पोज करवाना है। अब सवाल ये है कि देखिए नाइट्रेट्स मेटल कार्बोनेट्स की तरह डीकम्पोज नहीं होते, इनका एक अपना वो है। और सोडियम नाइट्रेट का जो ग्रुप 1 के आपके नाइट्रेट्स हैं, जब ये ब्रेक ऑफ होंगे, याद रखिए ही इज टॉकिंग अबाउट नाइट्रेट्स नॉट कार्बोनेट्स। ग्रुप 1 के कार्बोनेट तो हीट से डीकम्पोज ही नहीं होता। तो आपको वो कह रहा है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट व्हेन इट इज हीटेड। तो मुझे बताएं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो डायरेक्ट हम एरो लगा के उस पर हीट लिखते हैं। देखिए अब ये बात याद कर ले बच्चों कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जब आप डीकम्पोज करोगे तो ये हमेशा बनाएगा आपको सोडियम का नाइट्राइट NaNO2, और साथ इसके रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस। अब देखिए इसमें इसकी जो बैलेंसिंग हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसके साथ 2 लगा दें और इसके साथ 2 लगा दें, तो अब जरा काउंट कीजिए, ये 2 सोडियम 2 सोडियम, ये 2 नाइट्रोजन हो गए, और ये 2 3 6, और ये 2 2 4 प्लस 2 6 हो गए। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरह से आपने याद करनी है। तो इसको भी एक अपडेट शीट में आप शामिल कर लीजिए कि ये एक सोडियम नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन ऐसे होता है। अब देखिए आगे वो कहता है कि देखिए इस जैसे इस इक्वेशन को आप जरा मार्क स्कीम से भी मैच कर लीजिए बेशक, कि देखिए इसने यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है, सॉरी, अच्छा पिछले पार्ट को भी आप जरा चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए सोडियम नाइट्रेट NaNO3 गिव्स NaNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। अब जरा बच्चों देखिए इसके बाद जो अगला रिएक्शन है,
वो कहता है कि द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट इज शोन। द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स इज शोन। कहता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। बच्चों ये तो खैर अब आपने बैलेंसिंग किस तरह करनी है, एक ट्रायल मेथड होता है, आपको मालूम है कि इसको कैसे चलाते हैं हम। देखिए ये आपके पास 2 कॉपर हैं और यहाँ पे ये Cu है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 2 लगा के ट्रायल मार लेते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से फिर अब देखिए ये, अब देखो ये बात जरा आपने समझनी है कि यहाँ पे आपके पास ये NO3 जो है, देखिए ये NO3 पूरा होल ट्वाइस हुआ है और फिर वो होल ट्वाइस इंटू 2 भी हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, तो ये 4 लग गया ना। यहाँ हम जरा 4 लगा के ट्राई करते हैं। देखिए पहले मैं बिल्कुल आप ही की तरह इसको रैंडमली ट्राई मार रहा हूँ, देखेंगे फिर इसके साथ क्या करना। तो आप इसमें अगर देखो तो आप इसे नाइट्रोजन के लिए भी गिन सकते थे। देखिए 1 2 आर 2 नाइट्रोजन और फिर ये 2 2 आर 4 नाइट्रोजन, टोटल ये हो गए। तो यहाँ पे भी हमने 4 इसीलिए लगा लिया। इसी तरह से आप गौर कीजिएगा कि आपके पास इधर से, अब देखो कॉपर भी बैलेंस हो गया, 2 कॉपर्स हैं, 2 कॉपर्स हो गए और ये NO3 होल ट्वाइस है और फिर 2 2 आर 4 है, तो मैंने पूरे NO2 वाली चीज से एक्सपेक्टेड है कि उसके साथ NO3 लग सकता है, तो ये 4 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है आपके पास 3 2 आर 6 है। देखिए 3 2 आर 6 और फिर 6 2 आर 8 बनाइए, तो आपने इधर भी क्या लगा दिया, फिर 4 2 आर 8 लगा दिया। ठीक है जी, हाइड्रोजन भी यहाँ 8 आ गए। देखो ये ये जरा बात समझने वाली है कि आपके पास ये दिया हुआ है, सॉरी 3 2 आर 6 है, एक मिनट, सॉरी इसको जरा 6 से पहले ट्राई करते हैं। तो 3 2 आर 6 आ रहा है, तो आप इधर 3 लगा लो। अच्छा इधर अब ऑक्सीजन आपके पास आ रहा है, 3 ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 2 आर 6 और 3 9 हो गए, तो ये अब 2 प्लस 4 2 आर 8 और 8 के साथ ये आ रहे हैं 2 10 10 और ये 3 13 और इधर कितने बने, 3 2 आर 6 और प्लस 3, सॉरी 6 2 आर 12 और 3 15। तो चलें इसकी एक बार जरा एक दफा बैलेंसिंग हम दोबारा से रीट्राई करते हैं, क्योंकि कुछ बात बन नहीं पा रही। जरा एक मिनट इसको दोबारा देखिए, इसको जरा हम एक बार रीट्राई करते हैं पूरे दोबारा से। किसी इफ इधर आपके पास यहाँ पे 2 कॉपर्स हैं, तो यहाँ पे तो 1 है, तो सिंपली ये तो 2 लग गया। ठीक है जी। फिर इसमें आप गौर कीजिए कि ये पूरा बच्चों NO3 जो है होल ट्वाइस हो रहा है ना, तो NO3 होल ट्वाइस है और फिर 2 इधर भी इस 2 के साथ होगा ना, क्योंकि ये 2 इन सारों से भी तो बिलोंग करता है। तो ये NO3, तो ये 3 2 आर 6 और 6, सॉरी NO3 होल ट्वाइस है, तो ये 2 2 आर 4, इसका मतलब है 4 NOs है। ये चलो अगर आप इसको इंडिविजुअली भी गिनते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन करके, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। वैसे मैंने आपको ब्रैकेट वाले केस में आदत बताई थी कि बेस्ट होता है पूरे को गिन लो। तो देखो ना NO3 होल ट्वाइस है इधर, ठीक है, NO3 होल ट्वाइस है, तो फिर ये 2 2 आर 4 हो गया, तो इसका मतलब है इस NO2 के साथ यहाँ 4 लगाने का चांस। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जरा अगले पार्ट पे आइएगा कि अब इसमें नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं। देखिए इसमें अब आपके पास ये आ रहा है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके पास आ रहे हैं 3 2 आर 6। ठीक है जी। अब ये 3 2 आर 6 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे और कितने आपके पास आ रहे हैं, अच्छा नहीं सॉरी, देखिए ये जो 2 है ना, आपने ये याद रखना है कि ये 2 जो है फिर इस पूरे 3H2O के साथ भी आ रहा है, तो 2 3 आर 6 और फिर 6 2 आर 12। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो इधर आप लगा लेंगे 6 2 आर 12। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन को अगर आप चेक करें तो इट शुड बी बैलेंस्ड नाउ, तो आपने ये चीज देखनी है कि देखिए यहाँ पे इसको फाइनली अगर हम काउंट करें तो सी दिस इज 2 कॉपर्स, ये NO3 होल ट्वाइस है और फिर 2 2 आर 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लगा लिया NO2 के साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बने हमारे पास, देखिए 3 2 आर 6 और 6 2 आर 12 और 3 15 और 15 प्लस अनदर 3 18 हो गए। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 2 आर 8, अभी देखिए 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 18, ये फाइनली 18 ऑक्सीजन भी आपके पास ये पूरे करके इस तरह। तो ये थोड़ी सी जरा एक ट्रिकी इक्वेशन थी, इसको जरा आपने ध्यान से देखना। आगे चलते हैं कि देखिए वो कहता है कि व्हेन द हाइड्रेटेड कॉपर 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, देखिए ये इस वक्त हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, कहता है व्हेन द हाइड्रेटेड कॉपर 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। जाहिर है इसमें से H2O गैस निकल रही है, तो वो H2O गैस स्टीम। कहता है व्हेन द स्टीम कंडेंसेस ऑन अ कूल सरफेस इट टर्न्स इनटू कलरलेस लिक्विड।
स्टीम जाहिर है कूल सरफेस पे कंडेंस होगी तो वो लिक्विड वाटर ही बनेगा। अब वो कहता है एनहाइड्रस कॉपर 2 क्लोराइड कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज यूज्ड टू शो दैट द कलरलेस लिक्विड कंटेन्स वाटर। हाउ डज द कलर ऑफ एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड चेंज? बच्चों अब ये चीज ना आपके कोर्स में एक छोटी सी इधर एक अपडेट आपने याद रखनी है। मैं एक मिनट नीचे इसको लिख देता हूँ। ये भी आप अपनी अपडेट शीट में एक छोटी सी बात ऐड करो कि वाटर के ना जी दो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। एक तो था कि ऐड दैट लिक्विड ऑन एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। मैं एक मिनट आपको एक तरह का रिकॉल भी दे देता हूँ। वाटर के बच्चों आज से याद रख लीजिए कि दो टेस्ट हैं कि अगर आपने चेक करना हो कि कलरलेस लिक्विड वाटर है तो आपको बताया गया था ना कि ऐड द लिक्विड या ऐड द वाटर टू, जिसपे आपको शक है कि ये वाटर है, ऐड द वाटर टू एनहाइड्रस, यानी वो जो विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है जी, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। तो क्या होगा? सी ऐड देम टू एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स। तो ऑब्जर्वेशन ये होगी कि द क्रिस्टल्स विल टर्न व्हाइट टू ब्लू। याद है, क्रिस्टल्स विल टर्न व्हाइट टू ब्लू। ये तो था विल टर्न फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। ये तो टेस्ट था रिगार्डिंग द फर्स्ट टेस्ट जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सेकेंड टेस्ट बेसिकली एक अपडेट है आप सबके लिए। तो ये सेकेंड टेस्ट आप लोगों ने इसको जरा अपनी नोट शीट्स में डाल देना है। देखिए कोबाल्ट 2 क्लोराइड के साथ पानी क्या करता है। तो सेकेंड टेस्ट में बच्चों आपने ये कहना था कि जैसे देखो हमने इस पानी को जब डाला था एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल्स पे तो क्रिस्टल्स का रंग व्हाइट से ब्लू हो गया। कोबाल्ट 2 क्लोराइड के लिए याद रखिएगा कि आपने सेकेंड टेस्ट में ये कहना है कि जी ऐड द वाटर। तो वो जो पानी है ऐड द वाटर टू कोबाल्ट 2 क्लोराइड क्रिस्टल्स। तो देखिए कोबाल्ट 2 क्लोराइड की क्रिस्टल्स पर अगर आप डालें पानी को, कोबाल्ट 2 क्लोराइड क्रिस्टल्स, तो याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन ये होगी कि देखिए कोबाल्ट 2 क्लोराइड क्रिस्टल्स बेसिकली ब्लू रंग की होती है। जब उन पे पानी गिरता है तो वो पिंकिश कलर में चली जाती हैं। तो कोबाल्ट 2 क्लोराइड क्रिस्टल्स जो हैं दे विल टर्न, या क्रिस्टल्स विल टर्न लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्रिस्टल्स विल टर्न ब्लू टू पिंक। तो ये आपने एक छोटी सी अपडेट इसमें याद रखनी थी कि क्रिस्टल्स विल टर्न ब्लू टू पिंक। तो बच्चों याद रखना कि ऐड द वाटर टू कोबाल्ट 2 क्लोराइड क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल्स जो हैं वो ब्लू टू पिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने हमसे जो सवाल पूछा है कि देखिए कहता है व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर 2 नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड steam is produced. When the steam condenses on cool surface it turns into a colorless liquid. कहता है anhydrous cobalt 2 chloride is used to show that the colorless liquid contains water. How does the color of the anhydrous cobalt 2 chloride change? तो कैसे वो कह रहा है कि कलर ऑफ द एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड चेंज हो रहा है? तो आपने सिंपली ये लिखना था कि जी इसका कोबाल्ट 2 क्लोराइड का रंग ब्लू से कन्वर्ट होकर किस में तब्दील हो जाता है? पिंक में तब्दील हो जाता है। तो ब्लू टू पिंक इसका बेसिकली ऐसे वो होगा। अब जरा देखिए पार्ट फोर्थ में वो कहता है कि हाउ वुड द स्टूडेंट टेस्ट। एक मिनट जरा इसका मार्क स्कीम में भी आप कंफर्मेशन देख लीजिएगा ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि ये बेसिकली यूं था। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वाटर एक दूसरा भी है बच्चों। दो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर के भी आप याद रख लें कि वो ब्लू टू पिंक। देखिए अब यहाँ पे जैसे इसने कहा हुआ है कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड का ब्लू से पिंकिश कलर की तरफ ये चला जाए। ठीक है जी। अब जरा वो कहता है कि देखिए हाउ वुड द स्टूडेंट डिटरमिन इफ द वाटर प्रोड्यूस्ड इन बी पार्ट 3 इज प्योर और नॉट। बच्चों एक बात याद रखिए कि जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, देखें प्योर पानी होगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स्ड होगा, शार्प होगा, वेरिएबल नहीं होगा। ये एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी प्योर सब्सटेंसेस हैव, इधर बेशक एक छोटी सी बात और अपडेट कर देना इसमें कि प्योर सब्सटेंसेस हैव शार्प melting and boiling point. Pure substances have sharp melting points and boiling points. तो उसके थ्रू चेक किया जा सकता है प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस को। तो जब भी आपने चेक करना हो कोई सब्सटेंस प्योर है कि नहीं, वो कह रहे हैं ना कैसे पता लगेगा कि पानी प्योर है कि नहीं, तो आप उस पानी को उबाल के देख लें, उसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलेगा।
या उसे फ्रीज करके देख लें, वो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे पानी फ्रीज करेगा। तो कहने का मकसद है कि आप हाउ वुड यू टेस्ट, हाउ वुड द स्टूडेंट टेस्ट टू डिटरमिन इफ द वाटर इज प्योर? तो आप बोलें जी चेक इट्स मेल्टिंग पॉइंट, चेक इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, या चेक इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी शार्प। ठीक है जी, चेक इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी शार्प। शार्प का मतलब है कि वो एक ही वैल्यू होगी 100 डिग्री हमेशा, तो फिर उससे प्योरिटी टेस्ट हो जाएगी। तो जरा इस बात का भी जवाब आप लोग देखिएगा कि क्या बनता है। कि देखें, वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है। जितनी भी प्योर सब्सटेंसेस है, रिमेंबर उनका बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, या फ्रीजिंग पॉइंट शार्प होता है, या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात बता दो। तो इस तरह पता लग जाएगा कि जी इट विल बी शार्प, और आगे बेशक कंफर्मेशन के लिए अच्छी बात है आप लिख भी ले कि दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने बॉइलिंग पॉइंट का रेफरेंस दिया। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो कि वो सब्सटेंस प्योर है कि नहीं। अच्छा बच्चों, अब जरा देखिएगा कि ये जब हमने इस तरह से इसको यूं लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आप जरा प्रोसीड करते हैं जी। तो बच्चों कहता है कि many organic compounds such as alcohols, carboxylic acids and esters contain the elements carbon, hydrogen and oxygen only. कहता है जी many organic compounds such as alcohols, carboxylic acids and esters contain elements carbon, hydrogen and oxygen only. वो कहता है कंपाउंड आर हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास, कार्बन इतना है उसमें, हाइड्रोजन इतना, और ये सब इतना। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आर। तो देखिए, आप लोगों ने ये देखा कि कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। तो कार्बन आपके पास आ रहा है 60%, ठीक है जी। हाइड्रोजन आपके पास था 13.33%, और ऑक्सीजन जो है वो 26.67% था, ठीक है जी। तो अब बच्चों ये उसने जब दिया हुआ है, तो एम्पिरिकल का स्टेप ये होता है कि डिवाइड बाय द एआर। याद है, हर एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड करना। तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आपने हर एलिमेंट को अपने अपने, कार्बन को उसके AR12 से, हाइड्रोजन को उसके AR1 से, ऑक्सीजन को उसके AR16 से डिवाइड करना। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आएगा ये 5, ये रेशो 13.33, और ये रेशो आएगी, अब जरा एक मिनट इसको कैलकुलेटर पे आप लोग चेक कर लीजिए, तो ये बनेगा 26.67 डिवाइडेड बाय 16 हम अगर करें तो ये आएगा आपके पास 1.66 इस तरह से करें। अच्छा बच्चों, अब इधर तक जब आप लोगों का ये जवाब आ चुका है, तो हमने इसमें अब सबसे लीस्ट नंबर से क्या करना होता है। याद है, ये मोल्स निकले। अब इनमें सबसे लीस्ट मोल्स जो है वो ये वाले, तो सारों को ये 1.66 लीस्ट नंबर फिगर है सारों में। तो फिर आप अगले स्टेप में इन्हें होल नंबर रेशो में लाने के लिए 1.66 से थ्रू आउट क्या कर रहे हो, एक्चुअली आप इनको डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स का स्टेप करके, तो अब आप देखिएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.66, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3.01। तो ये कार्बन, बेसिकली ये कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन अब हमारे पास आने लगा है। तो ये 5 डिवाइड बाय 1.66 करेंगे तो ये जवाब बच्चों आ रहा है आपका 3.01, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज टू 3। तो आप इसको बस इधर ही डायरेक्ट लिख देंगे, ये 3 आ जाएगा। और फिर आपका ये जो दूसरा अमाउंट है ये वाला 13.33 डिवाइड बाय 1.6, तो ये जब हम करेंगे डिवाइड बाय 1.66, तो दिस आंसर शुड बी, ये आ रहा है आपके पास बच्चों 8.03, विच इज ऑलमोस्ट अगेन क्लोज टू 8। और ऑक्सीजन का आपके पास 1.66, तो ये तो 1 ही आ रहा। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो C3H इसमें 8 है और O इसमें 1 है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यूं आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी C3H8 एंड O। C3H8O ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरह से बनता है। अब बच्चों, मैंने आपको ये कट कॉपी चीजें करवाई हुई है, देखिए, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि नोट्स वगैरह को आपने सॉलिड रखना है। तो अब इसके बाद जब देखिए, जब नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि कंपाउंड S हैज द एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O। अब ये कोई और कंपाउंड है। देखिए, ऊपर वो कंपाउंड R की बात कर रहा था, अब उसका एम्पिरिकल तो ये हमने निकाल दिया। नीचे वो कहता है, जरा इसमें देखिएगा, कहता है कंपाउंड S का एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है C2H4O, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 88।
तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एस। तो बच्चों इसके तो बड़े सीधे सीधे स्टेप्स थे कि देखिए आपको जो कंपाउंड एस दिया हुआ है उस कंपाउंड एस का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको उसने दिया हुआ था। तो मैं यूं यहां से इसको लिख लेता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C2H4O। बच्चों इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू जो मास निकलेगा वो इसका ER यानी रिलेटिव एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं होगा। देखिए ये आपके पास 12 है, ये 1 है और ये 16 है, तो आपने 12 इंटू 2 करना है, प्लस 1 इंटू 4 करना है, प्लस 16 इंटू 1 करना है। तो ये आपके पास आएगा 12 2 24 प्लस 4 प्लस 16। तो 24 प्लस 4 प्लस 16 जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 24 प्लस 4 प्लस 16 ये आपके पास बनेगा 44। तो सी दिस इज गोइंग टू बी 44। तो ER इसका यानी रिलेटिव एम्पिरिकल मास जो है ये आपके पास 44 आ रहा है। और देखिए इसने क्या कहा हुआ था कि उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 88 है, यानी MR हमारे पास उसका 88 है और ER हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला के थ्रू निकाला वो आ रहा था 44। तो क्या इसके जरिए सबसे पहले N यानी नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल लेंगे? तो देखिए इसलिए मैं कह रहा था GC वाले पास पेपर्स में बैठ जाएं या IG में, एक्चुअली तो केमिस्ट्री ही रिवाइज हो रही है और एक ही जैसा स्टाइल ऑफ क्वेश्चनिंग है। इफ यू जस्ट लुक इनटू इट नाउ तो आपको दिख भी रहा होगा सामने। लेकिन IGCSE से केमिस्ट्री देखिए मैं हमेशा प्रेफर इसलिए करता हूँ कि वो बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली, टू द पॉइंट, डायरेक्ट है। GCE का पर्चा थोड़ा लंबा होता है, बाकी कंटेंट और लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसका आपने देखा हुआ है, कोई इतना वो भी मुश्किल नहीं है। अब आसान हो गया डिस्कशन के बाद। खैर जी, अब पहले स्टेप में आपने इधर से करना था MR इक्वल टू N इंटू ER। ये फॉर्मूला याद है बच्चों, MR यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अ रिलेटिव एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो MR इसका उसने दिया हुआ था 88, N हमने फाइंड करना था, ER इसका हम ले लेंगे 44। तो N की वैल्यू हमारे पास बनेगी 88 अपॉन 44 विच इज गोइंग टू बी N इक्वल टू कितना? तो N आपके पास देखिए बच्चों आ गया इधर से 2 मोल्स। जब N 2 मोल्स निकल आए तो ये तो आपका स्टेप 1 था ना कि पहले नंबर ऑफ मोल्स तलाश कर लें। अब जब स्टेप 2 आपने करना था तो आपको याद है कि स्टेप 2 में हम क्या करते थे कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF इक्वल टू N की वैल्यू इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए अब आपके पास N की वैल्यू 2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने फाइंड करना है और एम्पिरिकल फॉर्मूला था उसका C2H4O। तो ये 2 अब इन सारे फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकल आएगा C4H8। C4 हो गया, H8 हो गया, 2 4s are 8 और ये 2 1s are 2 आ गया, तो C4H8O2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा C4H8O2 इस तरह से करके। तो देखिए ये आपका जवाब आ जाएगा इधर C4H8 and O2। तो C4H8O2 दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अच्छा जी, अब यहाँ तक जब आपने इसको देख लिया हुआ है, उम्मीद है आपको रिकॉल्स इससे मिल रहे होंगे, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इस तरह से आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना था। उम्मीद है आपको ये याद आ गया होगा। इसके जरा आप सी पार्ट पे आइए। देखिए कहता है कि कंपाउंड्स T and V both have a molecular formula C3H6O2। अब देखिए कहता है कि एक कंपाउंड T है और एक कंपाउंड V है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से कहता है। कंपाउंड T प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट इज एडेड टू एक्वस सोडियम कार्बोनेट। बच्चों एक बात बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स प्रोड्यूस करे जब उसे एक्वस सोडियम कार्बोनेट में डालें, तो कुछ याद आ रहा है कि ये कंपाउंड T यकीनन कोई ना कोई एल्कनोइक एसिड ही होगा। क्योंकि देखो ना, एल्कनोइक एसिड्स में ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन उसने उसका फॉर्मूला याद है, उस तरह वो टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन गिन के दिए। बट इतना हमें कुछ इशारा मिल गया है कि कंपाउंड T यकीनन एक एल्कनोइक एसिड है। और कहता है कंपाउंड V इज एन एस्टर। V का भी फॉर्मूला यही है, लेकिन ये एक एस्टर है। याद है पीछे एक ईयरली में कहीं हमने पढ़ा था, ये एग्जैक्ट इसी से मैचिंग एक सवाल था। तो वो कहता है व्हाट इज द नेम गिवन टू कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इनको तो फिर हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं ना, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स T and V, शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स।
अब आपने टी और वी का स्ट्रक्चर बनाना। देखो बच्चों, ये इशारे दे रहा था वो, असल में ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कंपाउंड टी कहता है प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन इट इज एडेड टू एक्वस सोडियम कार्बोनेट। ये मैंने यूट्यूब लेक्चर में ना उसकी वीडियोस भी डाली हुई हैं, ऑर्गेनिक के ऑक्सीडेशन और एस्टरिफिकेशन और अल्कनोइक एसिड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का टॉपिक मैंने यूट्यूब पे रखा हुआ है अभी भी, तो उससे आप रेफर कर सकते हो। तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई, अब ये है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, क्योंकि इसमें देख रहे हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो कौन सा ऑर्गेनिक फैमिली थी जो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करती थी? तो जाहिर है कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स ही रिएक्ट करते हैं, तो ये एक आम एसिड नहीं है, ये बेसिकली एल्कनोइक एसिड ही है। तो इसका मतलब है कि कंपाउंड टी एक एल्कनोइक एसिड है जिसका फॉर्मूला ये है। तो कंपाउंड टी हमें समझ आ गई कि यार ये कंपाउंड टी एक एल्कनोइक एसिड होगा, और एल्कनोइक एसिड होगा तो उसका फॉर्मूला जो है वो C3H8O2 है। मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा एल्कनोइक एसिड होता है जिसमें टोटल 3 कार्बन एटम्स होते हैं? तो बिल्कुल उसको हम कहते होते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब है कि ये यकीनन प्रोपेनोइक एसिड ही था। देखो बच्चों, हमारा वर्जन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो ये है कि प्रोप का मतलब है 3 कार्बन होंगे, एक फंक्शनल ग्रुप ले गया और बाहर पीछे के लिए बचे C2 और उसके डबल से एक ज्यादा। हमारा ओरिजिनल वर्जन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड तो शक्ल ऐसे दिखनी चाहिए। देखिए, ऐसे प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला दिखना चाहिए, लेकिन जरा गौर से देखो, अगर इसमें मैं वो वाली गिनती करूं कि टोटल कार्बन गिन लूं, तो देखो ये 2 और 1 3 कार्बन बने, और ये 5 और 1 6 हाइड्रोजन बने। तो देखो ये C3 और H6 ही आ रहा है, और 2 ऑक्सीजन बने तो O2 आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को जरा मैच कीजिए, यही फॉर्मूला नहीं बन रहा, C3H6O2। तो ये बेसिकली प्रोपेनोइक एसिड। इसको एक दफा दोबारा देखें कि कंपाउंड टी, देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब है कि कंपाउंड टी कोई एल्कनोइक एसिड है। एल्कनोइक एसिड जिसका ये फॉर्मूला, तो वो कौन सा एल्कनोइक एसिड होता है जिसमें 3 कार्बन? तो हमें समझ आ गई कि यार ये प्रोपेनोइक एसिड है। अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड का हमारा ओरिजिनल वर्जन फॉर्मूला क्या है कि प्रोप का मतलब है इसमें 3 कार्बन होंगे, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप ले गया, पीछे 2 बच गए, C2H5 COOH बन गया। अब आपने क्या करना है कि अब इस कंपाउंड टी का आपने स्ट्रक्चर बनाना। तो आप गौर कीजिए कि इसमें ये C2s आ रहे हैं, और H इसमें कितने आपने दिखाने हैं? देखिए H इसमें आपने यहाँ पे यूं दिखा दिए H5 करके, ठीक है जी, C2H5, और ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये आपके पास बन जाएगा C2H5COOH। ये बनेगा बच्चों एल्कनोइक एसिड, जो आपका इस तरफ से यूं आ रहा है। क्लियर है जी? तो ये कंपाउंड टी का ये पूरी एक कहानी थी। इसी तरह वो कह रहा है कि आपने कंपाउंड वी भी बनाना है। अच्छा, बाय द वे कंपाउंड वी का तो उसने खुद बता दिया है कि ये एक एस्टर है। अच्छा बच्चों, अगर कंपाउंड वी एक एस्टर हो, तो मुझे एक बात बताइए, वो एस्टर ऐसा है जिसका फॉर्मूला C3H8O2 है। देखिए, अगर हम इसको वो बनाना चाहें तो इसका वो ब्रेकडाउन ऑफ फॉर्मूला ऐसे बन सकता है कि C3 के बजाय आप 2 कार्बन ऐसे दिखा दें, ठीक है, और इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन कर लें, और इस सेकंड कार्बन के साथ डबल O ये दिखा दें, और वो जो देखो 3 कार्बन में से 2 तो मैंने ये ले लिए, एक कार्बन जो बचेगा, आपने उस एक बचे हुए कार्बन को, इधर से एस्टर है ना, तो आपने इधर से यूं लगा लेना। तो ये वो एस्टर है मिथाइल, सी मिथाइल इथेनोएट, ये भी बन सकता है। या आप इसका स्ट्रक्चर ये भी बना सकते थे कि आप उस एसिड को दे देते एक कार्बन एटम, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इधर से उस एल्काइल ग्रुप को आप दे देते। याद है, ये इस किस्म की एक हरकत मैंने पिछले ईयरलीज में करवाई भी है। फॉर रेफरेंस आप लोग उस ईयर को जाके यूट्यूब पे खोल के देखा करो, तो आपको ये बातें फिर बड़ी जबरदस्त याद आएंगी। तो ये बड़ा अच्छा फोरम है यार, ये जो ईयरलीज हम अब उसको सॉल्व करके उस पर डाल रहे हैं, तो जितनी दरफा मर्जी आप उसको देखना चाहो, अच्छी रिविजन आपकी होगी। तो देखिए, ये C3 अगर आप इस तरह करो कि ये 2 C3s में से 2 इधर ले आओ और एक कार्बन एल्काइल को दे दो, या आप यूं कर सकते हो कि एक इस एल्कनोइक एसिड को दे दो और 2 वो उन एल्काइल्स को C3 में से 2 उन्हें दे दो। इट्स वन एंड द सेम थिंग्स। आई होप यू गेट दिस। अब जरा देखिए पार्ट 3 में वो कहता है कि ऑल कंपाउंड्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2 कैन अंडरगो कंप्लीट कंबशन इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों, कंप्लीट कंबशन का केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं?
तो आपको पता है कंप्लीट कंबशन में एक्सेस ऑक्सीजन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और इसमें H2O भी गैस बनेगी। अच्छा खैर, उसने अब अगर स्टेट सिंबल देखो ना, इसका स्टेट सिंबल नहीं लिखा तो आप भी बेशक लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, तो यू कैन जस्ट राइट दिस। अच्छा, अब आगे इसको बैलेंस करना है, तो मुझे ये बताइए बैलेंसिंग के लिए तो आपको अब टेक्निक पता है कि ये 3 कार्बन हैं तो इधर आपने यहाँ पे 3 लगा देना। ठीक है जी, फिर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पे 3 है, 2 है तो यहाँ पे आप 3 2 6 लगा दो। अब इधर ऑक्सीजन है 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 3 2 6 और ये 3, तो 6 + 3 कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। अब इधर भी 9 ऑक्सीजन होने चाहिए बच्चों। तो अब अगर इधर 9 है, देखो ये बात मैंने आज ही आपको अपडेट की थी कि अगर इधर 9 है तो 9 में से 2, तो जरा गौर से देखिएगा, 9 में से तो 2 ये ले गया ऑक्सीजन। ठीक है जी, 9 में 2 ये ऑक्सीजन ले गया, तो आपके पास यहाँ कितने बचते हैं। अब 9 में से 2 ये ले गया, तो इसका मतलब है कि आपके पास बच गए 7। तो इस O2 को 7 बनाना है तो इसमें फिर हम 3.5 लिख सकते हैं। 3.5 2 ये 7 आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये आ गया इस तरह करके ये चीज। लेकिन मैंने आज ही आपको एक बात सिखाई थी कि जब कभी इधर ये 0.5 वाला केस आए, ये 0.5 वाला केस आए, तो आपने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसे होल नंबर बनाना। तो अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 2, ये आपके पास 3.5 से बढ़कर आ जाएगा 3.5 into 2 विल बी 7, और ये भी, ये जो है 3 से 2 3 6 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 2 3 आपके पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 6 CO2 प्लस 6 H2O ऐसे करके ये यूं बन गया। अच्छा बच्चों, अब आपने एक चीज याद रखनी है, तो मुझे ये बताओ कि आपके पास यहाँ पे ये पूरे का पूरा एक कंपाउंड ऐसे करके यहाँ यूं बनता है। देखिए अब सवाल ये था कि आपके पास ये जो उसने कंपाउंड दिया हुआ है C3H6O2, तो अब इसको जब हम लोग देखने जा रहे हैं तो हमने एक काम ये करना, तो इसकी अब ओवरऑल बैलेंसिंग आप चेक कर लो। तो देखिए 2 3 6, ये 6 आ गया, ये 2 6 12, ये 6 2 12, अब ये 2 2 4 और प्लस 7 2 14, तो देखिए 4 + 14 18 बनता है। तो ये 6 2 12 और 6 ये 18 हो गया। तो इसका मार्क स्कीम में अगर आप देखिएगा कि देखिए उसने ये जो पूरा उसने यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो पिछले सारे आंसर्स हमने मैच करके देखे। अच्छा, अब इसने देखो पुराने ईयर्स के फॉर्मेट में इसको इसी हालत में 3.5 करके ही छोड़ा, लेकिन अब रीसेंट ईयर्स के पैटर्न के मुताबिक आप इसको ऐसे करो। वैसे अगेन लॉजिकली गलत नहीं है कि इसको वही 3.5 ही रहने देते तो ठीक था, लेकिन अब रीसेंट ईयर्स में आपने अभी करके देखा था कि उसको इंटू 2 किया जाता है, तो आप उस तरह छोड़ दो, इस तरह छोड़ दो, मान लेगा वो, वैसे कोई इसमें मार्क्स काटता नहीं है, लेकिन रीसेंट के हिसाब से चलो। तो ये इसकी बैलेंसिंग होगी। अब जरा बच्चों इसका डी पार्ट देखिए, कहता है कंपाउंड W। देखिए कहता है कि कंपाउंड W हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। कंपाउंड W reacts when heated with ethanoic acid and a catalyst to produce a sweet smelling liquid। देखो कह रहा है कि कंपाउंड W का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C2H6O। कंपाउंड W reacts when heated with ethanoic acid। देखो कंपाउंड W अगर एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड यानी एस्टर, तो अगर वो एथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो कंपाउंड W कौन है फिर? कंपाउंड W रिएक्ट्स व्हेन हीटेड विद एथेनोइक एसिड। इसका मतलब है कि एथेनोइक एसिड के साथ अगर कंपाउंड W रिएक्ट कर रहा है, सोचो अगर ये एथेनोइक एसिड के साथ कंपाउंड W रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये कंपाउंड W यकीनन कोई ना कोई एल्कनॉल है ना। देखिए ये कोई ना कोई क्या है, एल्कनॉल है, इसीलिए ये एल्कनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। उसने यही कहा ना, कंपाउंड W रिएक्ट्स विद व्हेन हीटेड विद एथेनोइक एसिड एंड अ कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। तो ये वो एस्टेरिफिकेशन की बात कर रहा है, तो उसमें अगर एथेनोइक एसिड के साथ एक W रिएक्ट कर रहा है तो यकीनन W फिर कोई ना कोई एल्कनॉल है। अब W अगर एल्कनॉल है तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा एल्कनॉल होता है या अल्कोहल होता है जिसमें C2H6 और O होता है, यानी जिसमें टोटल कार्बन 2 होते हैं। वो कौन सा एल्कनॉल होगा जिसमें 2 कार्बन होंगे? तो हमें पता है कि वो एल्कनॉल एथनॉल होगा।
इसका मतलब है कि बच्चों W को देखो इस तरह हमने जाके पहचाना कि वो एथेनॉल है और उसका फॉर्मूला C2H5OH ये होगा इसका। तो C2H5OH इसका मतलब है W was C2H5OH। तो खैर कहता है कि गिव द नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच कंपाउंड W बिलोंग्स। तो कंपाउंड W जो है यकीनन बिलोंग करता है टू व्हाट, इट बिलोंग्स टू एथेनॉल। तो कंपाउंड W जो है ये एथेनॉल से, सॉरी ये नहीं पूछा था उसने, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। कहता है नेम ऑफ द होमोलोगस सीरीज, तो इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू अल्कोहल्स, या आप उसको अल्कनॉल्स भी कह सकते हो। तो ये इस कंपाउंड W हमें ये समझ आ गई उससे बिलोंग करता है, वो हमने जान लिया कि वो होगा एथेनॉल। कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड W, शो ऑल द बॉन्ड्स इन वो। अब W हमें पता है कि ये एक एथेनॉल है क्योंकि अल्कोहल से बिलोंग करता है और 2 कार्बन एटम्स हैं उसमें, तो एथेनॉल ही होगा ना। एथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है C2H5OH हमारे मुताबिक। अब जरा काउंट करके भी देख लो, देखो 2 कार्बन ही हैं, 2 कार्बन ही हैं, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन ही हैं, और 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन। अब इसकी जो शक्ल बनानी है तो वो बेसिकली यार देख रहे हो इनडायरेक्ट तरीके से आपसे बातें पूछ रहा है, बट इसके लिए आपकी ऑर्गेनिक की नॉलेज थोड़ी पक्की होनी चाहिए। ऑर्गेनिक देख लो बहुत आ रही है इस पेपर में। तो इस तरह से ये एथेनॉल का स्ट्रक्चर यूं बन जाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू बच्चों। अब जरा देखिए ई पार्ट। कहता है एल्केन्स एंड एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन्स एंड एल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हाइड्रोकार्बन। तो देखिए आप लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लिखना जरूरी है बच्चों, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, which contain carbon and hydrogen only। ठीक है जी। तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होता है। अब देखिए इसमें पिछले पार्ट का आप देखो वही जवाब था, अल्कोहल या अल्कोहल, और फिर उसका स्ट्रक्चर था। और अगले पार्ट में कि देखो इसने जो वर्डिंग दी हुई है कि दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब देखो ओनली के लफ्ज का एक पूरा नंबर दिया हुआ, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ओनली को लिखना मस्ट होता है कि उसमें और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं शामिल होता। अच्छा आप देखिए वो कहता है कि स्टेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। तो सीधी सीधी बातें देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि एल्केन्स आर CnH2n+2 और एल्कीन्स का CnH2n होता है। ठीक है जी, ये आ जाएगा ऐसे करके। अब जरा देखिए बच्चों इस पार्ट में वो कहता है कि एथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लॉन्ग चेन एल्केन्स। आपको याद है लॉन्ग चेन एल्केन्स ये कौन सा रिएक्शन कहलाता है, ये स्टेप 1 में जो बच्चों लॉन्ग चेन एल्केन्स से जब आप इथीन बना रहे हो तो ये स्टेप 1 बेसिकली वो क्रैकिंग वाला रिएक्शन। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर जब आप एक स्मॉलर एल्केन और प्लस एल्कीन बनाते हो तो इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहा जाता है। और फिर उसी एल्कीन से जब आप एल्कनॉल बना रहे हो तो ये स्टेप 2 याद है कौन सा रिएक्शन था, ये था एडिशन ऑफ स्टीम, एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स, एडिशन ऑफ स्टीम टू एल्कीन्स वाला ये आपका रिएक्शन याद है जी। कि अब क्रैकिंग को अगर मैं वैसे रिकॉल करूं तो क्रैकिंग में तो आपको याद था कि इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, सी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ा जाता है 300 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये आपको याद है कि एक बना के देता है स्मॉलर एल्केन, ठीक है, इधर एक स्मॉलर एल्केन बनता है और प्लस एल्कीन यहां बनता है। ठीक है जी, ये आपके पास वो क्रैकिंग का पूरा एक प्रोसेस था जो स्टेप 1 जिसको कह रहे हैं। और ये जो स्टेप 2 था ये था एडिशन ऑफ एल्कीन्स टू स्टीम। तो एल्कीन्स में जब आप स्टीम डालते थे, H2O गैस डालते थे, तो इसकी कंडीशंस याद है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता था, 70 ATM प्रेशर होता था और सॉलिड फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट होता था। तो यहाँ पे आपके पास उसी एल्कीन वाला एल्कनॉल क्रिएट होता था, तो ये इसीलिए एथेनॉल बन रहा है। कुछ याद आया बच्चों सबको। तो अब देखिए कहता है डिस्क्राइब द 2 स्टेज मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल फ्रॉम द लॉन्ग चेन ऑक्टेन। यानी ऑक्टेन को हमने ऑक्टेन से शुरू करना, ठीक है जी। इंक्लूड द नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर, रिएक्शन इक्वेशंस कहता है और फिर रिएक्शन कंडीशंस। यही जो सारा मैंने आपको रेड मार्कर से ही हाईलाइट करके चीजें दी, इन्हीं को लिखना है।
तो अब सबसे पहले 2 स्टेजेस में देखो, स्टेज 1 में तो अब आपने नेम्स ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो स्टेज 1 में अब बस इसके जवाब देते जाओ। हम बोलेंगे कि जी स्टेज 1 में ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज क्रैकिंग, ठीक है जी, क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन्स, ठीक है जी, क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन्स। अब इसमें इक्वेशन हम क्या देंगे, सेकंड में वो कहता है ना रिएक्शन इक्वेशंस बताओ, तो क्रैकिंग में हमने ऑक्टेन से शुरू करना। तो आप अगर यहां से C8H18 को क्रैक करोगे तो बच्चों आपको याद है इसमें एक तो वो खुद बता रहा है इथीन बन रहा है, तो इसका मतलब है C2H4 ये इथीन बन जाएगा। और प्लस आप जरा गौर से देखिए 8 कार्बन में से 2 कार्बन निकल गए तो आपके पास 6 कार्बन रह गए, और फिर 18 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन निकल गए तो यहाँ पे H कितने रह गए, H14 यहाँ पे यूं रह गए। तो ये आ जाएगा आपके पास C8H18, इस तरह से ये बना लेगा। अब थर्ड पार्ट में वो कहता है कि इसकी रिएक्शन कंडीशंस लिखो। तो कंडीशंस ये होंगी क्रैकिंग में कि 300 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर रखो। और फिर इसमें क्या था कि सिलिकॉन 4 ऑक्साइड, वर्डिंग्स में पूरा लिख लें, सिलिकॉन 4 ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट आपने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये यूं आ गया ऐसे कर, तो बस जो 3 बातें उस स्टेप 1 के लिए थी वो लिख दी। अब जरा चेक करो बच्चों, स्टेप 2 में इथीन जब एथेनॉल बन रहा है तो ये याद आना चाहिए आपको कि एल्कीन्स में क्या डालें कि वो एल्कनॉल बने, तो वो स्टीम वाला रिएक्शन था। तो सेकेंड वाला टाइप था जी एडिशन ऑफ स्टीम, ठीक है। एडिशन रिएक्शन के नाम बताना है ना पहले में, नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल, तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन, ये होगा आपका। अच्छा ऊपर भी आप जरा चेंजिंग कर लेते हैं स्पेसिफाई, क्योंकि उसने लॉन्ग वो दिया हुआ है, तो क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन हम बोलते हैं उसे, क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन का नाम देते हैं। इसी तरह जैसे अब इधर इथीन स्पेसिफिक है तो एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन। अब इस रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं देखिए, इथीन बेसिकली क्या होगा, इथीन is C2H4, इसमें जब हमने स्टीम डाला H2O तो ये एथेनॉल बनेगा C2H5OH, उसने खुद बताया हुआ। एडिशन रिएक्शंस याद है उनमें हमेशा सिंगल प्रोडक्ट ही बनता, और इस रिएक्शन की जो कंडीशंस थी वो थी 300 डिग्री सेल्सियस, 70 ATM प्रेशर और सॉलिड फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो देखो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपको पूरा ऑर्गेनिक ही इसने एक सवाल में समझो पूछ लिया। तो इस चीज को अब जरा हम अगर मैच करें फ्रॉम द मार्क स्कीम आंसर्स, तो जरा देखिएगा कि देखो बच्चों इसने पहले स्टेप में क्या कहा हुआ है कि देखिए स्टेप 1 में हमने क्रैकिंग की ऑक्टेन की, स्टेप 1 की इक्वेशन विद ऑक्टेन, अब देखो C8H18 C2H4 दिया हुआ है, और स्टेप 2 में हाइड्रेशन है या एडिशन, ठीक है जी। स्टेप 1 क्रैकिंग का 450 टू 800 दिया हुआ है, ठीक है। जियोलाइट्स या एल्यूमिनो सिलिकेट्स, ये वही चीज है, सिलिका जो है इसी SiO2 को ही कहते हैं, देखें वही है, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बहरहाल सेलेक्टिव इसमें से कंडीशंस हमने लेनी थी। और दूसरे वाले के लिए कंडीशंस जो थी वो देखिए, इसमें 300 डिग्री ये दिया हुआ है, 60 ATM। अच्छा यार ये 60 70 दोनों चल जाएगा, आप इसको 70 ही याद रख लो तो कोई ऐसा मसला नहीं। एक रेंज दी होती है रिसेंट ईयर्स में, वो एक रेंज देगा प्रेशर की। तो फॉस्फोरिक एसिड सॉलिड हमने डाला और ये उसकी रिएक्शन कंडीशन C2H5OH आ गई। तो आप इसको मैच करके देख लीजिए, आपका यही जवाब इसमें बनने चाहिए। तो बच्चों उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आ गई है। तो इट वाज वेरी क्विक पेपर, तो इसमें आपको ये चीज करनी थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर अगले पेपर में 2017 के मई जून में।